गुड मॉर्निंग लाहौर। मैं हूं मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। आप सोच रहे होंगे कि आज मेरा मूड इतना अच्छा क्यों है। तो जनाब, मूड अच्छा होने की वजह मैं आपको भी बताती जाती हूँ कि मैं कल एक जगह पढ़ी थी कि सुबह के ही लम्हात वो ऐसी घड़ियां हैं जिनमें ये तय हो जाता है कि आपका आगे का दिन कैसा गुजरने वाला है। अगर सुबह का वक्त एक भरपूर अंदाज में गुजार लिया जाए तो हमारा सारे का सारा दिन बहुत ही अच्छे अंदाज में गुजर सकता है। तो जनाब, जल्दी से अपना मूड भी अच्छा कर लें और आ जाएं स्क्रीन के सामने। हमने बहुत सारी बातें करनी है और बहुत से अहम इश्यूज के हल भी ढूंढने हैं। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। लाहौर की धूम है सारे जहां में। अमरीकी अखबार ने लाहौर को सयाहत के लिए बेहतरीन शहर करार दे दिया। लाहौरियों को इतना गुस्सा क्यों आता है? ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का मामूली बात पर कत्ल। व्हाट्सएप तनकीद से घबरा गया, प्राइवेसी पॉलिसी बरकरार रहेगी। पाकिस्तान की होनहार बेटी अरफा करीम को दुनिया छोड़े 9 बरस बीत गए। जी तो टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। अहम इश्यूज की जानिब बढ़ने से पहले आज की अच्छी बात भी कर लेते हैं। तो जनाब, परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं हो जाती, बल्कि आज से इसका सुकून भी छिन जाता है। इसलिए परेशान होना छोड़ दें। मुश्किलात आती जाती हैं और उन लोगों को ही ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जिनमें कुछ करने की लगन होती है या कुछ सलाहियत होती है। जब भी मुश्किलात आती हैं तो उनका हल तलाश करना चाहिए, ना कि उस परेशानी में परेशान हो जाएं आप। ज़हनी सुकून की तलाश हर किसी को होती है, लेकिन ज़हनी सुकून के लिए सबसे ज्यादा आसान काम है कांटेक्ट विद नेचर, और हम लोग इसी में वीक है। अपनी मसरूफियात में सब वक्त निकाल लिया करें, अपने लिए वक्त निकाल लिया करें, कुदरत को एंजॉय किया करें। तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमें 4 मौसमों से नवाजा है। और दूसरी खुशकिस्मती ये है कि हम लाहौरिये लाहौर में रहने वाले हैं। वैसे तो लाहौर के बारे में बहुत से जुमले मशहूर हैं, लेकिन जिनने लाहौर नहीं तकिया और जमिया ने, ये जुमला मकबूल आम है और लाहौर के चर्चे दुनिया में पहुंच चुके हैं। अमरीकी अखबार ने पूरी दुनिया को पाकिस्तान का शहर लाहौर देखने का मशवरा दे दिया है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2021 में सयाहों को लाहौर की सयाहत का मशवरा दे दिया है और वो कहते हैं कि हर साल की तरह इन सियाहती मकामात की फहरिस्त में लाहौर को शामिल कर दिया गया है, जो इस साल में सयाहों को देखनी चाहिए। रवा साल की फहरिस्त की अगर बात की जाए तो 52 मकामात को हिस्सा बनाया गया है इस फहरिस्त का, जिनमें लाहौर भी शामिल है। अमरीकी अखबार ने लाहौर को इसकी सकाफत, तारीख, मेजबानी और मजेदार खानों की बुनियाद पर इस फहरिस्त का हिस्सा बनाया है। आज हमने बात करनी है लाहौर की सकाफत के बारे में, लाहौरी ख्वाबों के बारे में। आपको पता है कि लाहौरियों की बात की जाए और ख्वाबों की बात ना की जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसके साथ साथ जिक्र करेंगे लाहौर की पुरानी रवायात का, तारीखी मकामात का, और हमारे साथ मौजूद होंगे आज के जो गेस्ट हैं वो है आदिल लाहौरी, जो लाहौर की सकाफत और लाहौर का इमेज दुनिया भर में उजागर करने के लिए कोशां हैं। और उनके साथ मौजूद होंगी नीलम, जो एक ब्लॉगर हैं, लाहौर को बड़े ही अच्छे अंदाज में दुनिया को दिखाती हैं। तो जनाब, आदिल एंड नीलम हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप लोग? शुक्र अल्लाह का, बहुत ठीक ठाक हैं आप लोग। जी, आज हमने बात करनी है, बड़ी ही मजे की बात है, लाहौरियों के लिए एक अच्छी बात है। मेरे ख्याल से एक अच्छी न्यूज उनके सामने आई है कि पहले भी दुनिया में चर्चे थे लाहौर के, लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने कह दिया है कि सयाहत के लिए ये बड़ा अच्छा शहर है, आपको पाकिस्तान जाके लाहौर का विजिट करना चाहिए। कैसा लग रहा है आपको? आदिल, आप पहले बताइए। सबसे पहले तो ये ना सिर्फ लाहौर के लिए बल्कि जो लाहौरी हैं उनके लिए भी एक बड़ी खुशाइंद बात है कि पिछले तकरीबन 400 सालों से अगर देखा जाए, मुगल हिस्ट्री से ऑनवर्ड्स, रंजीत सिंह और उसके बाद ब्रिटिश लाहौर और फिर दोबारा लाहौरियों का लाहौर, तो ये लाहौर को बहुत पहले रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा एक स्टेप है कि 52 कंट्रीज में लाहौर का नाम भी शामिल है, और आई विश कि ये टॉप 10 के अंदर भी आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। नीलम, आप क्या कहेंगी? आपको कैसा लगा जब आपको ये खबर आई और कैसा महसूस हुआ?
मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारा तो प्यार है लाहौर, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि बाहर से भी लोग आएँ और इसको देखें, क्योंकि जितना डाइवर्स लाहौर है, यहाँ जितने किस्म का कल्चर है, डिफरेंट मज़ाहिब के लोग साथ में रहते हैं। और अगर आप एक नज़र में देखें, आपको बादशाही मस्जिद भी नज़र आती है, आपको उसी नज़र में आपको गुरुद्वारा भी नज़र आता है। तो वो एक इतनी डाइवर्सिटी की खूबसूरती है कि आप उसको उस तरह से उजागर अभी तक कर नहीं सके दुनिया में जैसे आप कर सकते थे। तो अभी ये अच्छी बात है कि रिकग्नाइज किया गया है। तो आदिल, आपको क्या रिस्पांस आया लोगों के बारे में? लोगों ने क्या कहा कि कैसा लग रहा है उनको? आपने अपने बारे में बता दिया कि मुझे कैसा लगा, लोगों का रिस्पांस कैसा आया? क्योंकि मैंने जब वो खबर पढ़ी तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार लाहौर को एक मतलब 52 मकामात के अंदर उसको शामिल किया गया है, तो एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट भी है मेरे ख्याल से ये। देखिए, लाहौर हमेशा इसे रवायात का बेसिकली गढ़ कहा जाता है। आप चाहे खाने की बात करें, मेहमान नवाजी की बात करें, आप यहाँ के बसने वाले लोगों की बात करें और हेरिटेज की बात करें, तो लाहौर जो है वो कभी किसी को डिसअपॉइंट नहीं किया उसने। वो कहते हैं कि लाहौर आना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन लाहौर जाना बहुत, मतलब लाहौर में आना बहुत आसान काम है, जाना बहुत मुश्किल है। जो भी यहाँ पर आता है वो फिर लाहौरी का होकर रह जाता है। ऐसे ही है। तो ये एक बड़ी मतलब एक बहुत अच्छा स्टेप होगा। 2021 जो सा बेसिकली होगा लाहौर के लिए टूरिज्म के लिहाज से बहुत बेस्ट रहेगा। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी कि अगर कोई गैर मुल्की आता है यहाँ पर लाहौर की सैर करने या टूरिज्म के तौर पर, तो क्या सजेस्ट करेंगी, कौन से मकामात उनको देखने चाहिए? आप तो ब्लॉगर हैं, बाहर निकलती हैं, लोगों को एक अच्छा अंदाज में पाकिस्तान को दिखा रही है, लाहौर को दिखा रही है, क्या रेकमेंड करेंगी आप लोगों को? मैं ये कहूँगी कि आप थोड़ा टाइम निकाल के लाहौर आएँ, क्योंकि लाहौर ऐसी चीज़ नहीं है कि आप सुबह से शाम तक उसको देखें और वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि लाहौर का एक ओल्ड वर्ल्ड सिटी है। आपको उसे एक्सप्लोर करने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए। वहाँ तारीख़ी मकामात हैं आपके सारे, पूरी हिस्ट्री है, जो कॉलोनियल हिस्ट्री है, जो मुग़ल हिस्ट्री है, वो सारी आपको उस साइड पे मिलेगी। और अगर आप मॉडर्न लाहौर देखना चाहते हैं, क्योंकि वी आर मूविंग अहेड विद द वर्ल्ड आल्सो, तो हमारे जो मॉडर्न एरियाज़ हैं, लिबर्टी की एक अपनी तारीख़ी अहमियत है, लिबर्टी मार्केट की। आप वहाँ जाइए, आप बाकी लोगों से मिलें, उनके जो खाने हैं ओल्ड लाहौर में और तरह के आपको देसी खाने ज़्यादा मिलते हैं। और अगर आप यू आर नॉट कंपैटिबल विद द टेस्ट ऑफ दैट, तो यू कैन फाइंड मॉडर्न रेस्टोरेंट्स एज वेल। आपको हर कुछ लाहौर में मजे के मसालेदार भी मिल रहे हैं, आपको रेस्टोरेंट्स में जाके कॉन्टिनेंटल भी मिल रहा है, चाइनीज भी मिल रहा है। मतलब अगर बाहर से कोई लोग आते हैं तो उनको वैरायटी मिलती है लाहौर में आके। आदिल, मैंने सुना है आपने तांगा भी बनाया सयाहों के लिए? जी बिल्कुल, 13 साल पहले मैंने ये स्टार्ट किया था टांगा कल्चर लाहौर के अंदर। इससे पहले जो सा था वो यकियाँ चलती थी लाहौर शहर के 12 दरवाज़ों के बाहर, हमारे बड़ों के पास भी किसी ज़माने में वो रही है। तो एक रवायत जो दम तोड़ती जा रही थी, मैंने इसको 13 ईयर्स बैक मैंने इसको जो सा है वो रिस्टोर करने की कोशिश की। और मोस्टली मेरा यही टारगेट था कि मैं अपने लाहौरियों को, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोगों को और फॉरेनर्स को ख़ास तौर के ऊपर लाहौर बुलाऊं और उनको टांगे पे ट्रेडिशनल ड्रेसेस के साथ, नॉट ओनली कि वो पैंट शर्ट पहन के बैठ जाए वहाँ पे, लाचे, कुर्ते, परांदे, मेहंदियाँ, पावे चल रहे हैं, कुलचे चल रहे हैं, लस्सियाँ चल रही हैं, और पूरा लाहौर का जो एक टच है वो मैंने आज से 13 साल पहले स्टार्ट कर दिया था। तो जब आते हैं, सयाह आते हैं, तो वो एंजॉय करते हैं बहुत ज़्यादा। इट्स नॉट ओनली द टूर बट एक्चुअली इट्स एक्सपीरियंस। जिंदगी का आप शायद तजर्बा नहीं भूल सकते। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, टूर अलग चीज़ है, लेकिन कोई एक चीज़ बहुत फैसिनेट करती है आपको, तो वो आप भूलते नहीं पूरी ज़िंदगी। तो मेरी भी कोशिश यही होती है कि मैं लाहौर को उस अंदाज में दिखा सकूं जिस अंदाज में लाहौर डिजर्व करता है। हम देख रहे हैं पिक्चर्स में येलो कलर आपने बहुत ज्यादा यूज किया है, वो किसका सिंबॉलिक है या क्या है उसका? अच्छा, ये येलो कलर बेसिकली लाहौर के अंदर मोस्टली जो फूल, जैसे लाहौर को बागों का शहर कहते हैं, पेशावर को फूलों का शहर कहते हैं, तो बागात यहाँ बहुत ज़्यादा थे और उन बागात के अंदर डेफिनेटली जो फ्लावर ज़्यादा तक खिला हुआ नज़र आता था वो पिलाहट में पीला था। तो मैंने इस गेंदे का इस्तेमाल बहुत किया, खुशी के रंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इसको, और दूर से आपको एक अट्रैक्ट करता नज़र आता है। सफ़ेद नज़र नहीं आता। पीला जो सा वो एक ऐसा रंग है जो हर किसी पे जच जाता है, चाहे वो काली चमड़ी का है, चाहे वो सफ़ेद चमड़ी का है। तो पीले को हमने रखा और इसकी आइडेंटिटी 13 साल पहले स्टार्ट की थी कि जो भी टांगे पे हमारा गेस्ट जा रहा होगा वो पीला पहनेगा तो लोग उसको जो सा एक खास निगाह से देखेंगे, ये टूरिस्ट है, एक निशानी भी है। और हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम रीजन टू स्माइल है, मुस्कुराहट की वजह।
आप जब हम टांगे पे लेके किसी को निकलते हैं, माल रोड से क्रॉस करते हैं और अंदरून शहर तक जाते हैं, तो हर कोई उसको देख के मुस्कुरा रहा होता है। तो वो बिना कोई बात किए वो जो देखने वाला उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, तो हम अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं कि हम एक सकाफत को भी देख रहे हैं और लोगों की जो सी है वो फीलिंग्स को भी देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। नीलम, आप क्या कहेंगी, ये कितना अच्छा इनिशिएटिव है? ये बहुत अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि अभी तक हमारे लिए जो सोर्स ऑफ प्रमोशन है वो टूरिस्ट ही हैं, क्योंकि जब सोशल मीडिया है तो लोग जाते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस पोस्ट करते हैं, तो उसी से लोगों को पता चलता है। क्योंकि हमारे अपने पास अभी तक ऐसी वेबसाइट्स नहीं है जो ट्रांसलेट करती हों इंफॉर्मेशन को, कि वो पता चले लोगों को कि लाहौर में क्या क्या है देखने को। लेकिन जब लोग जाते हैं यहाँ से तो वो खुद आपके एम्बेसडर बन के जाते हैं कि लाहौर का दिल बहुत बड़ा है, उसमें सारी दुनिया के लिए जगह है। लाहौरियों का दिल बड़ा है, उसके बाद मेहमान नवाज बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, लाहौरियों की मेहमान नवाजी की तो चर्चा ही बहुत है। मतलब मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं जब लाहौर आई, शिफ्ट हुई, तो हम लोग जा रहे थे खाना खाने। अब हमें नहीं पता था अंदरून शहर में हमने कहाँ जाना है, तो एक लाहौरी हमें वहां पर मिल गए। हमने उनसे सिर्फ रास्ता पूछा और वो हमें वहां तक छोड़ कर आए कि मतलब इतनी मेहमान नवाजी करते हैं। ऐसा है या सिर्फ ये मेरे साथ हुआ है? अच्छा, ये देखिए हम लोग भी पिछले कई सालों से इधर हैं लाहौर में, बल्कि जंपल इधर की है, दादा परदादा की जंपल ने लाहौर की है। तो ये एक जो बात जोन सा ना ये कही जाती है कि लोहड़िये रास्ते गलत बताते हैं, या नैरो नैर पैयो या सीधे ये गलत बात है। देखें, गलत बात आप पूछते उनसे हैं जो नेटिव होते नहीं है। मतलब आप हमसे पूछें कि शहर में कहाँ जाना है, हम आपको वाकई छोड़ के आएंगे, एंड तक छोड़ कर आएंगे, घर तक छोड़ के आएंगे। नहीं मिलेगा तो लोगों से पता करवा के वहां तक छोड़ के आएंगे, खुद छोड़ कर आएंगे। मैं बड़ा हैरान हुई, लेकिन अब मुझे समझ आ रही है कि यार लाहौरी, खास तौर पर लाहौरियों की जो बात की जाती है वो इसी तरह के लाहौरी है। बिल्कुल जी, क्योंकि देखें वो खुश खुराक भी हैं, खुश लिबास भी हैं और खुश इखलाक भी हैं। ये तीनों चीजें मिलती हैं तो लाहौरी बनता है। तो आप शहर में कहीं भी चली जाए या शहर से बाहर भी कहीं पर आपको अगर पुराने लोहड़ी मिलेंगे तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट पहली बात, और दूसरा उनको लबो लहजा जो उनसा वो बता देगा आपको कि ये शहरदार लोग हैं, शहर के अंदर रहने वाले लोग हैं सारे। तो जब ये अदील बाहर से जब ये लोग आते हैं तो उनको आप खुश खुराकें अच्छी खिलाते हैं उनको? हम उनको कोई नस्ले का वाटर नहीं देते, पहली बात तो ये है। कुलचे हमारे बड़े होते हैं छंडवी, और हम दूध के सांचे के लगवाते हैं। पाए होते हैं, मिखें होती हैं, या अगर लस्सी जो बेहतरीन लस्सी पिलाते हैं हम उनको, मतलब कुछ और सारा कुछ ट्रेडिशनल जो सा वो हम लोग बंदोबस्त करते हैं। ओपन फूड सीट होती है जिसमें वो टांगा भी चल रहा है, साइकिल वाला भी जा रहा है, उसमें बाजे वाला भी गुजर रहा है, हारमोनियम वाला भी गुजर रहा है। वो तमाम तरह एक्सपीरियंस हम उनको लाहौर की गलियों में देते हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है, लेकिन फूड बड़ा हाइजेनिक होता है, एक श्योर कि हम उनका स्टमक का भी ख्याल रखते हैं और एम्बियंस का भी ख्याल रखते हैं। लेकिन उनको ट्रेडिशनल जो टच लाहौर का है ना, वो थड़ेबाजी का और बाहर बैठ के खाने का, वो हम उनको देने की बहुत कोशिश करते हैं। बहुत ऐसे ही है। तो नीलम, आपको क्या लगता है, आप जब आपके पास भी आते होंगे लोग, आप ब्लॉगिंग करती हैं, आपकी वेबसाइट पे भी लोग जाकर देखते होंगे कि किस तरह का लाहौर है, पाकिस्तान किस तरह का है, तो फीडबैक किस तरह का आता है, लोग किस तरह उसको अप्रिशिएट करते हैं? लोग बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि लाहौर का एक अपनी वाइब है, वो एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है आपका। क्योंकि आप दुनिया में और किसी शहर में जाएं तो आइदर यू फाइंड आर्किटेक्चर, वो एक तरह का शहर होता है। यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी की जितनी खूबसूरती जो खुल के सामने आती है, क्योंकि हम फ्रेंडली लोग हैं, हमारे पास ऐसा एक्सट्रीमिज़म नहीं है, हम लोगों को वेलकम करते हैं, खुले दिल के साथ वेलकम करते हैं, तो उनका तो अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल। अब तो जैसे वॉल्ड सिटी जो है वो दोबारा तज़ीन राइश कर रही है लाहौर की, हमारे पास शाही हमाम भी है, और इस तरह की चीज़ें मेरे ख्याल से लोगों को देखनी चाहिए। आपको लगता है कि जो प्योर लाहौरी भी हैं उन्होंने भी अभी तक पूरा लाहौर नहीं देखा हुआ? बिल्कुल जी, मेरे कई खानदान के अंदर ऐसे हैं जिनकी पैदाइशें जो सी हैं वो शहर अंदरून शहर की हैं, लेकिन वो वजीर खान मस्जिद तक नहीं गए आज तक वो। अच्छा। अगर मैं आपको लाहौर की हिस्ट्री बताऊं तो लाहौर के अंदर मतलब पुराने मोहल्ले आबाद हैं जिनमें अगर मैं कास्ट सिस्टम की बात करूं तो कक्केज़ई कबीला बहुत पुराना ट्राइब है। अच्छा। ये वही ट्राइब है जिन्होंने मस्जिद वजीर खान बनने की परमिशन दी थी आज से 400 साल पहले। लाहौर से बिलोंग करते हैं, आए अफगानिस्ट थे, लाहौर में आए, ट्रेड की और बैठ गए। फिर हमारे पास लाहौर के अंदर बहुत पुराना नाश्ता जिसको दास कुलचा कहते हैं, दैट इज़ द ओनली वन इन लाहौर जो एक आखिरी साहब हैं जो इसको बचा के रख रहे हैं। ट्रेडिशन खत्म हो गई है, अगर इसको बचाया जाए, क्वालिटी को मेंटेन किया जाए और लोगों की दुकानें खुलवाई जाएं तो ये बच सकता है। हमारे पास लाहौर के अंदर सबसे पुरानी बेकरी है,
इसके अलावा हमारे पास अगर लाहौर की बात करें तो बहुत से पुरानी ऐसी दुकानें हैं जब यहाँ ब्रिटिश मौजूद थे। फिर हमारे पास हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक लाहौर में मौजूद था। अच्छा। फर्स्ट हॉस्पिटल इनसाइड द वॉल सिटी दैट वाज इन बचूवली, वो मौजूद था। तो अगर हम अभी जो कि 2021 डिक्लेयर हुआ है, ये डिक्लेयर होना एक सिर्फ एक काम नहीं है। अगर इसकी पुरानी बिल्डिंग्स जो सिग्निफिकेंस करती हैं एज ए टूरिस्ट पर्सपेक्टिव से, अगर उनको बचाया जाए, किया जाए, बहुत ज्यादा exactly हो सकता है। जैसे गुरुद्वारे हमारे पास वॉल सिटी के अंदर इतने गुरुद्वारे हैं, मसाजिद हैं, हमारे पास मंदिर हैं। अगर उनको हम मेंटेन Exactly. करके रखेंगे तो सयाह ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। आपको लगता है कि मेंटेन है या और ज्यादा जरूरत है इन चीजों को मेंटेन करने? मेंटेन्ड है बिल्कुल, और अभी भी अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी रिवाइविंग का काम हो रहा है, रिनोवेशन का काम हो रहा है। लेकिन वो काम करने का हमें फ़ायदा तब होगा जब ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचेगी। जब आप लाहौर के एयरपोर्ट पे उतरते हैं या आप बस स्टॉप ट्रेन के थ्रू आते हैं तो आपको कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन सेंटर नहीं मिलता लाइक अदर कंट्रीज़ के, जो आपको कोई ऐसी पैम्फलेट्स दे सके, कोई बता सके कि यहाँ पे क्या है देखने को। exactly. कोई ट्रांसलेटेड वेबसाइट्स हों आपकी जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके बता सकें कि यहाँ पे क्या है। तो काम हो रहा है लेकिन उसको एक्सपोजर की ज़रूरत है। नीलम, हम अगर बात की जाए लाहौर की तारीख का अगर जिक्र किया जाए तो हमारे पास मंदिर भी हैं, मसाजिद भी हैं और गुरुद्वारे भी हैं। एक ही जगह हमें हर चीज़ मिल जाती है। तो आपको लगता है कि अगर इस पे ज़्यादा तवज्जो दी जाए तो ये हमारा रिलीजियस टूरिस्ट पॉइंट बड़ा बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, ना सिर्फ उनके लिए बन सकता है बल्कि खुद हमारे लिए भी बन सकता है क्योंकि हमारे जो त्यौहार हैं वो बड़े डाइवर्स है। हमारी ईद इतनी पुरौनक होती है, दोनों ईदें इतनी पुरौनक होती हैं। हमारे पास रमज़ान होता है जिसमें जगह जगह आपके दस्तरखान लगे हुए होते हैं, सहरियों अफ्तारियों की रौनक होती है। तो हम ना सिर्फ उनको अपने एक्सपीरियंस करवा सकते हैं कि हम लोग कैसे अपने त्यौहार मनाते हैं और हम खुद भी शामिल हो सकते हैं। अगर वो लोग भी थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा आने लगेंगे तो वो फेस्टिवल्स भी थोड़े बड़े पैमाने पे होने लगेंगे और हमें पता चलेगा कि हम वो क्या उनकी रिवायात हैं, हमारी क्या रिवायात है। और जैसे मैंने पहले आपको कहा है कि लाहौर के दिल में सबके लिए जगह है, सारे लोगों के लिए, इसमें सारी दुनिया समा सकती है और हम बड़े प्यार से अपने मेहमानों को रखते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि अगर वो हमारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकें और हम यहाँ पे ऐसा एक स्पॉट बना सकें कि वो बड़े पैमाने पे ज़रा हो। आदिल, आप क्या कहते हैं कि किस तरह हमें इस पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए ताकि हमारा, अगर रिलीजियस टूरिस्ट स्पॉट की बात की जाए तो हमें किन किन एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए? माशाल्लाह से पिछले तकरीबन 4-5 सालों से रिलीजियस टूरिज्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, स्पेशली जब करतारपुर डोर ओपन हुआ है। कॉरिडोर की वजह से भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। हम सिर्फ गुरुद्वारों की बजाय अगर हम लोग 7 चर्चेस को फोकस करें हम बहुत अच्छे एक्सपीरियंस दे सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक 90% लाहौरियों को चर्चेस में एक्सेस नहीं है। बिल्कुल ऐसे। और सबसे बड़ा जो इसका एक मैं समझता हूँ कि जो इसका बैकड्रॉप वो ये है कि शायद हमें एजुकेट नहीं किया गया कि हम थोड़ा सा जरा पेशेंस को रखते हुए रखें। हम डाइवर्स भी हो सकते हैं, मोल्ड हो सकते हैं थोड़ा। तो इसी तरह हम मंदिरों को भी देखें, जैसे अब मतलब फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें हम हर कम्युनिटी के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सो ये चीज़ अच्छी है कि ये बहुत देर बाद हो रही है लेकिन पहले होना चाहिए था। अच्छा, हमारे बहुत पुराने मंदिर थे जिनको अनफॉर्चुनेटली गिरा दिया गया था। अगर हम उनको अब कुछ बचे हुए उनको रिस्टोर कर लें, पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको रिस्टोर कर लें तो हमारा रिलीजियस टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। हम फूड टूरिज्म कर सकते हैं यहाँ पे, हम गार्डन टूरिज्म कर सकते हैं, हम बोट सफारी यहाँ कर सकते हैं। हमारे पास खूबसूरत तरीन दरिया मौजूद है। तो टूरिस्ट के लिए बहुत सी ज़्यादा अट्रैक्शंस हैं लाहौर के अंदर खास तौर के ऊपर। हमारे पास रेसलिंग्स यहाँ बहुत पुराने पहलवान मौजूद हैं, हम अखाड़े को रिस्टोर करके उस पर काम कर सकते हैं। 2021 में कहता हूँ ये ज़ाया नहीं जाना चाहिए। हमारे पास वो पंजाबी नहीं जाएगा, पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। अगर इसका आगाज इतना अच्छा हुआ है तो हम इसको अच्छे तरह से लेकर चलेंगे। नीलम, कब से स्टार्ट की थी आपने ये ब्लॉगिंग और ये सब कुछ एक्सप्लोर करना पाकिस्तान को, लाहौर को? मुझे ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स हो चुके हैं इस चीज़ को। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक था तो अभी भी है, लेकिन सारी दुनिया घूमने के बाद और हर जगह देखने के बाद मुझे सबसे जो बेस्ट शहर लगा, आई एम नॉट फ्रॉम लाहौर लेकिन मैं पिछले 15 साल से लाहौर में कह सकती हैं कि लाहौर है। हाँ, मैं बिल्कुल ये कह सकती हूँ और मैं यहीं रहना चाहती हूँ जब तक हो सके।
तो मेरे लिए बहुत अच्छी जगह है। आपको इश्क हो जाता है लाहौर से, जो आपको और किसी जगह से नहीं हो। बिल्कुल ऐसे ही है, आपको इंसान से इश्क हो ना हो, लाहौरियों से इश्क हो ना हो, लाहौर से तो जरूर हो जाता है। आदिल, आप क्या कहेंगे? एक टूरिज्म का मेरे ख्याल से एक ये भी फैक्टर है कि अगर कोई जहाँ जाए, अगर हम बाहर जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम शॉपिंग कहाँ करने जा सकते हैं। तो अगर वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे, कहाँ वो शॉपिंग करने जा सकते हैं? ऐसी हमारी कौन सी मार्केट्स हैं या मॉल्स हैं जहाँ पर वो जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं उसको? अगर शॉपिंग की बात करें, आज से तकरीबन 200 साल पहले तो अमृतसर वाज द बेस्ट प्लेस फॉर द शॉपिंग एंड लाहौर वाज बेस्ट प्लेस फॉर द एजुकेशन। इसको यूनिवर्सिटियों का शहर भी कहते थे। अच्छा। अब लाहौर इतना एडवांस हो गया, लेकिन उस वक्त भी ये बात कही जाती थी कि लाहौर की कहते सी कि लाहौर दी कुड़ी जो फैशन कर दी है वो तुम दिल्ली तक जाती है। जो फैशन लाहौर से निकलता था वो दिल्ली तक जाता था। तो अब तो लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स हैं। आपके पास बेशुमार बड़े बड़े मॉल्स हैं जहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। आपके पास भी तो आती हैं, तो आप उनको लेकर जाते हैं? हम कोशिश करते हैं उनको लोकल एक्सपीरियंस दें। अच्छा। हम उनको लाहौर के पुराने बाजारों में ले जाएं। हमारे पास डब्बी बाजार मौजूद है, हमारे पास कश्मीरी बाजार है, हमारे पास रंग महल का एरिया मौजूद है, अनारकली बानो बाजार सबसे पुराना है, देखें आप। तो ये स्ट्रीट लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो उनको ज़्यादा फैसिनेट करता है। और अगर मॉडर्न में जाना चाहें तो बहुत बड़े मॉल्स हमारे पास मौजूद हैं जहाँ पे आपको अंडर द वन रूफ यू कैन गेट एनीथिंग। तो शॉपिंग भी करें, खाने भी खाएं, टूर भी करें, लोगों से भी मिलें और एक्सपीरियंस भी लें। अच्छा, आप लोग बिल्कुल ऐसे ही है। पंजाबी में कहते हैं कि 7 दिन ते 8 मेले, देयर वर 7 days and 8 festivals in लाहौर। ये बात आज से तकरीबन 250-300 साल पुरानी बात है कि 7 दिन थे और लाहौर में 8 मेले हुआ करते थे। तो द सिटी वाज सो बिजी ऑन दैट टाइम। तो लोगों के पास टाइम नहीं होता था कि वो बाकी एक्टिविटीज करें, वो इन 7 दिनों में 8 मेलों में बिजी रहते थे। आई होप सो कि वो वक्त वापस दोबारा आएगा, इंशाल्लाह वापस आएगा। उम्मीद करते हैं जी ये जो 2021 है ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो, लाहौर के लिए बहुत अच्छा हो, पाकिस्तान के लिए खास तौर पर बहुत अच्छा हो। हमारे साथ आदिल लाहौरी मौजूद थे और नीलम मौजूद थी जो हमें लाहौर के बारे में बता रहे थे, लाहौर की सकाफत, ख्वाबों के हवाले से हमें बता रहे थे कि जो लोग बाहर से आते हैं यहाँ पर लाहौर, तो वो किस तरह एंजॉय करते हैं, लाहौर को देखकर उनको क्या फीलिंग आती है। तो जनाब और भी हमने बातें करनी है, लेकिन अभी आपको एक क्लिप दिखाना है, एक वायरल वीडियो दिखानी है कि कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और स्टार क्रिकेटर शाहिद आफरीदी को कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा उनका फैन है। लेकिन एयरपोर्ट पर शाहिद खान आफरीदी के साथ एक दिलचस्प वाकया पेश आया है। Did you take a picture? Seattle. Hold on 1 second. Keep तो जनाब वीडियो आपने देखी कि खातून ने शाहिद खान आफरीदी को आवाज दी और कहा कि ए भाई इधर आओ बेटा। लड़कियां कह रही थी कि तुम शाहिद आफरीदी हो। इस पर शाहिद आफरीदी की जानिब से हाँ कहने पर खातून ने कहा होगा कि चलें तस्वीर ही ले लेते हैं। अगर आपका पसंदीदा क्रिकेटर या कोई भी शख्सियत आपके सामने हो और आप तस्वीर ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मेरे सामने भी होते तो मैं उनको यही कहती कि जनाब एक तस्वीर हो जाए। तो जनाब ये वायरल वीडियो आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल थी और हमने सोचा कि आप तक भी पहुंचाते हैं और भी बहुत सी बातें करनी है, बहुत सी ऐसी दिलचस्प चीजें आप तक लेकर आनी है, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। नाजरीन, अब जो हमने बात करनी है वो हम सबका मसला है, वो हम सबका क्या, छोटे छोटे बच्चों का भी मसला है। नाजरीन, माशरे की इमारत अखलाकियात, बर्दाश्त, रवादारी और मोहब्बत के सतूनों पर खड़ी होती है, और जब ये खसूसियात समाज से रुखसत हो जाए तो वो तबाही की तरफ तेजी से गामजन हो जाता है। यही गंभीर सूरत हाल हमारे माशरे को भी दरपेश है, जहां अदम बर्दाश्त का रुझान इस तरह तेजी से फरोग पा रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। उसके बाइस तशद्दुद पसंद सरगर्मियां भी सामने आ रही हैं। लोगों में जरा भी बर्दाश्त नहीं रही। महज छोटी छोटी बातों पर हम तशद्दुद कर बैठते हैं, हम लोग गालियां देना शुरू कर देते हैं, हम लोग गुस्से में आ जाते हैं।
रवा हफ्ते भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया है जिनसे मुआशरे में बढ़ते गुस्से और अदम बर्दाश्त से तशवीश पैदा कर दी गई है। और खास तौर पर ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर कत्ल केस में मुलव्विस मुल्ज़म ताहिर के लर्ज़ाखेज़ एतराफ़ी बयान ने भी तो हमें हिला कर रख दिया था। बयान के मुताबिक ताहिर ने मकतूल मोहम्मद अली को गाड़ी तेज चलाने का कहा, ताखीर हुई उससे और मोहम्मद अली ने ताहिर को नीचे उतरने का कहा था। तैश में आकर ताहिर ने गोली चला दी और मोहम्मद अली को वहीं मार डाला। एक और वाकया गुज़श्ता रोज भी पेश आया है, वो भी आपको बताते चले कि जब ट्रैफिक वार्डन ने एक मोटरसाइकिल सवार को गलत सिम से आने की वजह से रोका तो उसने ट्रैफिक वार्डन पर पिस्तौल तान ली। मुआशरे में बढ़ते गुस्से और अदम बर्दाश्त की ये क्या वजूहात हैं और इस मुआशरती नासूर का खात्मा कैसे किया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिना आयशा हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। हिना, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। थैंक यू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। हिना, हम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने शुरू हो जाते हैं, हम छोटी छोटी बातों पे हाइपर हो जाते हैं, क्या वजह है इसकी? एक्चुअली जो गुस्सा है वो बेसिकली इट्स अ नेचुरल इमोशन, ये होना भी चाहिए, ये आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन आप उसे एक्सप्रेस कैसे करते हो इस चीज़ का जो है वो बहुत फ़र्क पड़ता है। और अब उसका जो एक्सप्रेशन है वो विद द टाइम जो है वो ज़्यादा अगली होता जा रहा है, ठीक है, और एक्सट्रीमिस्ट होता जा रहा है, ठीक है। तो उसकी रीजंस ये होती हैं कि ये ओवरनाइट नहीं होता, ठीक है, ये विद द टाइम होता है। कुछ चीज़ें होती हैं वो पाइल अप होती जो है वो फिर इस जो है ना स्टेज तक पहुंच जाती हैं। क्या चीज़ें होती हैं? उसमें डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, आपके फैमिली फैक्टर्स हैं, पर्सनल फैक्टर्स हैं, तो आपके ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स हैं, सारा कुछ उसमें आ रहा होता है। वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो जमा हो रही होती है आहिस्ता आहिस्ता, और फिर वो एकदम एक कोई ऐसा पॉइंट आता है कि वो आपकी एक लिमिट जो है वो ख़त्म हो जाती है, फिर आप फट पड़ते हो, ठीक है। ये जस्टिफाइड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, इट्स वेरी वेरी डेंजरस। और आपने जैसे वो ये न्यूज़ शेयर की है तो इट्स अलार्मिंग, ठीक है। वो टैक्सी ड्राइवर उसने सिर्फ ये कहा कि आप उतर जाएं और उसने उसको उसी वक्त गोली मार दी। मतलब आप इतना गुस्सा क्यों? ये जो आपके एक्सप्रेशन होता है ना, दिस मैटर्स अ लॉट कि आप कैसे उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। और आप हमारे पास जो होता है ये एक इमोशन है, एनर्जी है आपकी, इसको आपकी बॉडी ने निकालना है, आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आप एनर्जी को एक आपका जो इमोशन है उसको किसी और में कन्वर्ट कर सकते हो जो कि इतना डेंजरस ना हो। लेकिन यहाँ पे उसने जो था वो सडन जो है एक वो होता है ना शो ऑफ पावर भी उसने करनी थी, ठीक है, दैट आई एम द अपर हैंड, मैंने ये कहा है, मेरी बात नहीं मानी है, ठीक है। तो उसने ये किया और ऑन द स्पॉट उसने इतना सवेयर रिएक्शन दिया। हालांकि अगर जो था वो थोड़ा सा उसको सोचता, ठीक है, थोड़ी सी रीजनिंग होती उसकी, तो वो इतना एक्सट्रीम जो है वो स्टेप ना लेता, ठीक है। और उसकी रीजन यही थी कि उसको पहले से गुस्सा था, बात चल रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो उसको लेके आ रहा था, ड्राइव कर रहा था, तो वो काफी देर से चल रहा था, बहस हो रही होगी, फोन पे भी चल रहा होगा सारा कुछ। तो वो जब वहां सामने पहुंचा है, फिर ऑब्वियसली दूसरी पार्टी ने भी कुछ तो रिएक्शन दिया होगा और उसने कहा कि नहीं, आई एम द अपर हैंड, आई एम सुपीरियर, तो उसने फिर ये रिएक्शन शो किया कि मतलब क्या हर गुस्से के भी कोई लेवल होते हैं? एग्जैक्टली अब गुस्सा भी होता है, देखिए इमोशनल होता है, ठीक है, फिजिकल होता है, ठीक है, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। दैट वाज डायरेक्ट एंड फिजिकल, ठीक है। एक तो बिल्कुल फेस टू फेस डायरेक्ट था और जो था उसमें फिजिकल जेस्चर ये हुआ कि उसने उसको जो है वो शूट कर दिया, ठीक है। इमोशनल एंगर ये होता है कि आप किसी को इमोशनली टॉर्चर कर रहे हो, ठीक है, जिसपे लोग बात नहीं करते हैं। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है इसमें भी एक पार्ट था इमोशनल एंगर का भी, ठीक है। ऑब्वियसली इमोशंस इतनी पीक पे थे, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के एंगर्स होते हैं और जो एक्सट्रीम होता है दैट्स द फिजिकल एंगर के, जब आप हाथापाई पे और मार कुटाई पे उतर आते हैं। तो क्या इनके रीजंस भी डिफरेंट लेवल के होते हैं या एक ही रीजन पे आप इतना गुस्सा कर देते हैं? नहीं, रीजन इसके डिफरेंट होते हैं, सारे एंगर्स के रीजन सेम होते हैं। इट्स द एक्सप्रेशन दैट मैटर्स, आप उसे एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब एक्सप्रेशन ये होता है कि आपने उस एनर्जी को चैनलाइज करना है किसी और तरीके में। मोस्टली सबसे कॉमन ये होता है कि जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है उनको होता है कि आप फिजिकल एक्टिविटी कोई करें, गेम खेलें, जिम जाएं, फुटबॉल खेलें, जिस चीज में आपको फोर्स लग रही हो, अच्छा, ठीक है, और इससे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट सजेशन होती है। जो इवन जिम जाने वाले लोग होंगे वो मेरा ख्याल अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि उनकी एनर्जी वहां पे वो निकल जाती है, वो गुस्सा भी वहां निकाल लेते हैं, सारा कुछ होता है, ठीक है। तो ये होता है कि रीजंस डिफरेंट होती हैं और फिर आगे एक्सप्रेशन भी गुस्से का जो है वो डिफरेंट। अगर देखा जाए तो हमारा मुआशरा या हम अपनी बात करें तो हम लोग इंसान दोस्ती नहीं रही,
हम लोग बहुत दूर हो गए हैं। Exactly. हमारी अना बीच में आ जाती है। अगर हमें कोई कहता है कि तुम देख क्यों रहे हो ऐसे, तुम इस तरह बोल क्यों रहे हो, तो किस तरह बोलना चाहिए फिर हमें, किस तरह देखना चाहिए हमें? ये एक सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव है कि मुझे लग रहा है कि ये ठीक नहीं बोल रहा, उसको लग रहा होगा वो ठीक बोल रहा है, वो तो अपनी जगह जस्टिफाइड है। तो आप दुनिया को नहीं बदल सकते, आप सिर्फ खुद को बदल सकते हैं। आप दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने सामने वाले को, मैं आपको कंट्रोल नहीं कर सकती। मुझे अगर आपसे कोई इश्यू है तो मैंने एडजस्ट करना है, आपने एडजस्ट नहीं करना। हमारे यहाँ लोग ये नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि हमारे पास पावर है, पैसा है ना, तो हमने सबको बदल देना, खुद हमने टस से मस नहीं होना। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये सबसे मेन रीजन होती है कि आपने खुद चेंज होना है। यू कांट चेंज द वर्ल्ड। ये भी एक रीजन होती है जब आप दूसरों से एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हो, वो पूरी नहीं होती, तो फिर अब वो आपका एंगर मैनेजमेंट जो है वो नहीं हो पाती। आप फिर की वो आपकी ये लाइन होती है ना, साइकोलॉजी में होता है कि आपकी जिंदगी में से ना जो चाहिए वर्ड है ना, आप उसे निकाल दें। उसे ये करना चाहिए था, ठीक है, उसे ऐसा यहाँ आना चाहिए था। तो ये जो चाहिए होता है ना, इससे आपकी मेंटल हेल्थ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता डिटीरियोरेट होने लगती है। ये क्या हमें खुद पे नहीं अप्लाई करना चाहिए कि मुझे ये करना चाहिए था? एग्जैक्टली। आप जो दूसरों से चाहिए एक्सपेक्ट कर रहे होते हो ना, वो आपके लिए बेनिफिशियल कभी भी नहीं होता है। दूसरे तो आपके मुताबिक नहीं चलेंगे, ठीक है। आप खुद पे फोकस करो कि मुझे क्या करना चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक है। तो फिर जो है डिफरेंस आता है, फिर चेंज आता है। हम इसको मैनेज कर सकते हैं कि ये इतना लेवल इसका अप हो तो हमें इस पे काउंसलिंग करनी चाहिए या साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए? कौन से लेवल पे हमें जाना चाहिए? एक्चुअली जो होता है ना, आपकी मेन जो चीज़ होती है, अगर आपके गुस्से से आपकी पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल लाइफ इफेक्ट होने लग जाए, लोग इफेक्ट होने लग जाए, ठीक है, तो फिर आपको यू नीड हेल्प। ठीक है, दैट्स द मेन सिम्टम कि अगर आपके पर्सनल रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं आपके गुस्से की वजह से, आपकी जॉब पे मसाइल हो रहे हैं आपके गुस्से की वजह से, ठीक है, तो फिर आपको हेल्प की जरूरत है। और ये इनसाइट होना, ये सबसे मुश्किल काम होता है कि कोई भी आपके पास साइकोलॉजिकल क्लाइंट आता है, अगर वो अपनी मर्जी से नहीं आया, कोई से लेके आया, सबसे मुश्किल काम होता है उसको एहसास दिलाना दैट यू नीड हेल्प। अगर वो ये समझ लेता है दैट आई नीड हेल्प, आपका जो थेरेपिस्ट है उसका आधा काम हो जाता है। ठीक है, तो सबसे मुश्किल काम होता है इनसाइट देना। लेकिन किसी को कैसे हम कन्विंस कर सकते हैं कि भाई यू नीड हेल्प? ये आपकी जो क्लोज सपोर्ट ग्रुप होता है, आपकी फैमिली होती है, सबसे पहले तो वो ट्राई करते हैं, ठीक है, क्योंकि वही आपके करीब होते हैं और आप सुनते भी उन्हीं। लेकिन हमारे आसपास के अगर हम गुस्सा करते हैं, अगर कोई और उनके पास शिकायत लेकर जाए, फॉर एग्जाम्पल कि ये बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, ये बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, तो वो कहते हैं करता है कोई बात नहीं, आप लोग वो ना करो कि उसको गुस्सा आए। एग्जैक्टली, दैट्स द रॉन्ग अप्रोच। ठीक है, आप ठीक है कि आप भी थोड़ा अवॉइड करो, कि आप ना वो चीजें बार बार ट्रिगर करो, लेकिन उसको भी आप कहो कि आपको भी जो है वो थोड़ा सॉर्ट आउट करने की जरूरत है कि आप इतनी जल्दी क्यों हाइपर हो रहे हो। तो ये दोनों पार्टीज का जो है इसमें रोल होता है, कोई एक कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर एक को गुस्सा ज्यादा आ रहा है तो उसको देखना चाहिए कि मैं क्यों इतनी छोटी बात को ओवरथिंक करके। तो हमारा माहौल, हमारा इर्द गिर्द का, हमारी फैमिली बहुत मैटर करती है कि वो हमें बताए कि आप अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो टेंट्रम्स थ्रो कर रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, मतलब उस वक्त वो क्यूट लग रहे होते हैं, वो कुछ मतलब ऐसा कोई स्वेयर वर्ड भी बोलते हैं, वो क्यूट लग रहे होते हैं, लेकिन आगे जाके वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। वहीं से बिल्डअप होता है। जो फर्स्ट 5 years होते हैं किसी भी जो बच्चा होता है ना, वो इट्स लाइक अ स्पॉन्ज। आप कुछ भी बोलेंगे ना, वो हर चीज अब्सॉर्ब करेगा, बिल्कुल ऐसे, और वो फिर उसके अंदर से कभी निकलती नहीं है। तो वो जो स्पॉन्ज है ना, आपने उसको ही इतना केयरफुली प्रिपेयर करना है कि वो आगे जाके उसी की बेस पे उसने खड़े होना है। क्योंकि हमारे यहाँ पर होता है कि बच्चों के सामने आप लड़ना शुरू कर देते हो, माँ बाप लड़ रहे होते हैं, फैमिली मैटर्स डिस्कस हो रहे होते हैं बच्चों के सामने, बहुत मैटर करता है उनकी जो दिमाग के वजह से। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है ना बच्चों में, दैट्स द मोस्ट स्ट्रॉन्ग पार्ट। वो आप उन्हें बताएंगे बोल के ना, वो नहीं सुनेंगे समझेंगे, वो देखेंगे ना, वो फौरन से समझ लेंगे, फौरन से पिक कर लेंगे। तो जो उनके सामने हो रहा है, ठीक है, जो वो कार्टून्स देख रहे हैं, जो वो वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, उनमें जो कुछ, जो एग्रेशन जो नजर आ रहा है ना, वो सारा कुछ उनके यहाँ पे सेव हो रहा है। वो आप डिलीट नहीं कर सकेंगे कभी भी, और वो उसी पे ही उनकी पूरी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है। प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए? प्रिकॉशंस तो ये लेनी चाहिए कि आपको बात करनी चाहिए। घर वाले जो होते हैं, हम लोगों में मोस्टली पेरेंट्स में बच्चों में कम्युनिकेशन गैप होता है, ठीक है, उसको अब पेरेंट्स जो है वो स्टेज पे होते हैं कि वो उसको नहीं कवर कर सकते, तो बच्चों का ये पार्ट होता है कि आप थोड़ी सी एफर्ट करो एक्स्ट्रा, आप उनसे बात करो। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि उनसे बात करें कि अगर इतना रिएक्ट किया किसी बात पे तो क्या सोच रहे थे, ऐसा भी क्या हो गया, दुनिया खत्म तो नहीं होगी यहाँ पे ना,
ठीक है, इसका कोई सोल्यूशन होता है, तो फोकस ऑन द सोल्यूशन नॉट ऑन द प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये होना चाहिए। और ये आपका जो पीयर ग्रुप होता है, फैमिली होती है, सबसे मेन रोल उसी का ही होता है। वो आपको बताएं, आप उनसे बात करो कि ये इशू है, और इतना ये जो सडन आप रिस्पॉन्स दे रहे होते हो ना, ये दिस इज सो डेंजरस। तो ये उसी वक्त कम होता है कि जब आपकी वो जो फीलिंग्स होती हैं वो कोई वेंट अप तो हो रही हो ना, अंदर ही रखी हुई हैं आपने, तो फिर वो एकदम ऐसे ही निकलेंगे। हम कहते हैं कि नहीं, हम किसी को बताएंगे नहीं, हम किसी से शेयर नहीं करेंगे, हम अपने अंदर रखेंगे, हम बहुत अच्छा काम करें। हम अपना अच्छा काम नहीं कर रहे होते, हम खुद को खराब कर रहे होते हैं, हम अपने साथ ज्यादती कर रहे होते हैं, है ना। जैसे गुस्सा, एक अगर घर की बात कर ली जाए, घर के सरबराह को बहुत गुस्सा आता है और हम उससे बात करते हुए कतराते हैं, हम डरते हैं उनके पास जाने से, कोई भी चीज शेयर करने से। यार हम इनके पास जाएंगे बात करने, तो ये उल्टा हमें सोल्यूशन देने के बजाय हमें डांटेंगे, गुस्सा करेंगे, उसको समझने के बजाय हमें ज्यादा उस चीज में फंसाएंगे। तो इस तरह नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक्चुअली ना ये बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन कभी तो पूरे दिन में 24 आवर्स में उनका मूड अच्छा होगा ना, किसी वक्त तो होगा। चलो एक दिन में नहीं होता, एक हफ्ते में तो कभी उनका मूड अच्छा होगा। तो आपको एफर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं चेंज, ठीक है, बेटरमेंट चाह रहे हैं, तो यू हैव टू मेक एन एफर्ट। और किसी वक्त तो उनका मूड अच्छा होगा, ठीक है। कभी आप तब उनसे बात कर लें, बात को थोड़ा शुगर कोट करके कर लें कि ये है कुछ ऐसे है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी इंसान आपकी बात ही ना सुने, और वो भी आपके पेरेंट्स में से या कोई भी घर में जो बड़ा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई आपकी बात ही ना सुने। तो वो बात सुनते हैं, लेकिन आपको थोड़ा प्लानिंग से, स्ट्रेटेजी से चलना पड़ता है कि उनका मूड अच्छा है तब बात कर लें, ठीक है। और मोस्टली होता है कि जब सब बैठे होते हैं, चाय पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप उनसे बात कर लें। थोड़ा सा रिएक्ट भी करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली आपके इतने क्लोज हैं, आपके अब्बू होंगे, बड़े भाई होंगे, तो यू लव हिम, तो आप इतना सा तो कर ही लेते हो। और ऑब्वियसली उसके बाद आपका मामला जो है वो एक फ्लो में चल पड़ता है। लेकिन आपको ये लगता नहीं है कि पाकिस्तान में या पाकिस्तानी अवाम में ये ज्यादा चीज पाई जाती है, अदम बर्दाश्त और गुस्सा, कि अगर आपकी गाड़ी को किसी ने ओवरटेक ही कर लिया है, या चलो सपोज टक्कर हो गई है, तो जिसकी गलती है वो ही बाहर निकल के गालियां देना शुरू हो जाता है, वो ही इतना हाइपर हो जाता है जैसे अगला कुछ उसने उल्टा उसको किया हो। एग्जैक्टली। लेकिन ये सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। सॉरी करके भी तो आगे जा सकते हैं ना, लेकिन हम लोगों को सॉरी करना सिखाया नहीं जाता ना, ठीक है। हमारे घर से आप देख लो कि अगर होता है कि कोई बड़ा हमारे घर में हमसे कुछ गलत कह देता है या कुछ उससे हो जाता है, तो कभी वो कहता है मैं बड़ा हूँ, मैं क्यों सॉरी बोलूं, और वो एक ऑकवर्ड सिचुएशन होती है, अब सॉरी क्या बोलना, बस खत्म करो बात को। लेकिन ये बहुत मैटर कर रहा होता है। प्रॉब्लम ये जो है ये बाहर भी है, वहाँ ये सिनेरियोज डिफरेंट होते हैं, ठीक है। वहाँ के ट्रैफिक रूल्स ऐसे नहीं है कि वो ऐसे करें, लेकिन वहाँ पे भी अब आप देखें अमेरिका में क्या हुआ है, ठीक है। उनके मतलब एक सिविल वॉर ही स्टार्ट होने वाली थी, तो वहाँ पे भी हर जगह पे ये प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ इसका एक्सप्रेशन जरा ज्यादा ऑब्वियस होता है, ठीक है, ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे हो रहा होता है, तो वो हम लोगों को सॉरी कहने की आदत नहीं होती, हम कहते नहीं है, अपनी गलती मानते नहीं है। पब्लिक प्लेसेस पे भी लोग एक दूसरे को बुरा भला बोल रहे होते हैं, एक दूसरे पे तशद्दुद भी कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि वो ही ना, वो आपका जो उनको सिखाया नहीं जाता, उनको क्या, उन्होंने ये देखा होता है कि ये हो रहा है, तो वो उसी को, और ये नॉर्मल है। ये चीज इतनी नॉर्मलाइज हो गई है कि उन्हें लगता है कि ये तो बहुत आम सी बात है, अगर हो रहा है तो करो भाई, दी एंड करना है हमने, बस मामला सॉर्ट आउट नहीं करना है, बस दी एंड करना है, खत्म करना है। वो उसकी दी एंडिंग कितनी अगली होगी उनको कोई आइडिया नहीं। ऑब्वियसली हम है ना गुस्से की हालत में हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो क्या टिप्स देंगी आप कि हम अपने आप को काबू कर सके? अगर गुस्सा आया है तो हम कुछ ऐसी चीज कर लें, अगर खड़े हैं बैठ जाएं जो कहते हैं, क्या करना चाहिए, क्या टिप्स? ये बिल्कुल ठीक बात है। गुस्से में आपको जब गुस्सा आया होता है ना, सबसे बेसिक काम, फर्स्ट जो स्टेप होता है, आपको जिस जगह पे गुस्सा है ना, जिस सिनेरियो में आप हो, लीव इट, वहां से निकल जाओ, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जाके पानी पियो। 1 मिनट भी आप खुद को सोचने के लिए दे दोगे ना, तो आप थोड़ा सा उसको रीजन आउट कर लोगे कि ये मैंने रिएक्ट करना है या नहीं करना। अगर आप ऑन द स्पॉट रिएक्ट करोगे ना, बाद में आपको रिग्रेट हो रहा होता है कि ये आपने भी ये फील किया होगा, यार मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, तो ये बहुत ज्यादा हो गया। तो सबसे पहले तो ये होता है कि आप उस सिनेरियो से जो है ना वो निकल जाओ। बिल्कुल ऐसे ही है। हिना आयशा हमारे साथ मौजूद थी और हमें आज बड़े अच्छे टॉपिक पे उन्होंने हमें बताया कि गुस्सा किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है।
तो जनाब अब हमने बात करनी है व्हाट्सएप पॉलिसी के हवाले से, जिसकी वजाहत आ गई है। व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी का ऐलान करके एक नया कजिया खड़ा कर दिया है। व्हाट्सएप के इस ऐलान के बाद कि वो फरवरी से अपने तमाम सार्फिन का डाटा अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ शेयर करेंगे। सार्फिन काफी परेशान हुए और क्योंकि इस तरह व्हाट्सएप पर उनकी चैटिंग और दीगर डाटा भी लीक हो सकता है। इस परेशानी की वजह से भी कि फेसबुक डाटा प्राइवेसी के हवाले से जरा अच्छी शोहरत नहीं रखता, जो माजी में लोगों का डाटा थर्ड पार्टी इश्तिहारी कंपनियों के साथ शेयर करता रहा है। लेकिन अब व्हाट्सएप ने नाजरीन की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए एक वजाहत जारी की है। वो वजाहत क्या है और क्या लोग इससे मुतमईन होंगे, पूछते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट राहिल इकबाल भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल इकबाल, बहुत शुक्रिया आपको, आपने हमें वक्त दिया। आप पहले भी आए थे और हमने बात की थी व्हाट्सएप पॉलिसी के हवाले से और अब उन्होंने वजाहत दे दी है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। क्या कहेंगे आप उस पे? थैंक यू वेरी मच जी वंस अगेन फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बिल्कुल डेफिनेटली जी, मैंने लास्ट टाइम भी जिस तरह आपसे कहा था मुझे भी डाउट्स थे और ये कॉमन लोगों को डाउट्स हैं। ये मुझे नहीं, ये कॉमन एक आम बंदा जो इस बेनिफिट ले रहा था इस व्हाट्सएप की एक पूरी डोमेन के थ्रू जो उनसा है, उन सब के कंसर्न्स थे और ये कंसर्न्स बड़े सीरियस कंसर्न्स थे और उस कंसर्न्स का मकसद ये था कि हमारा जो डाटा है वो ब्रीच ना हो। और वो डाटा के बहुत से फॉर्मेट्स थे क्योंकि व्हाट्सएप ने बड़े डिटेल्स में बताया कि हम ये चीजें जिनसे है वो उसमें से भी करेंगे। लेकिन आफ्टर द क्लैरिफिकेशन जिसमें उन्होंने हमें बताया कि वो हमारे प्राइवेट मैसेजेस जो एनक्रिप्टेड मैसेजेस थे या हमारा जो डोमेन था, हमारा जो चैटिंग का डोमेन जितने भी थे, हमारे जितनी मोबाइल के डेटा थे, इन दिस सेट के जी हम लोग इसको ब्रीच उस तरह नहीं करेंगे और ये आपका जो थर्ड पार्टी के पास हम जो सा उसको फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इन तमाम चीजों को देखते हुए उन्होंने हमें ये दोबारा एक अपने पूरे नाज़रीन जो अराउंड द ग्लोब है उनको ये बताया कि इस पॉलिसी से हम ये कॉमन पर्सन या जितना बिजनेस के लोग इससे डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस पॉलिसी को जो क्लैरिफिकेशन के आने के बाद जो हमारे डाउट्स थे वो काफी हद तक खत्म हुए। लेकिन फिर भी मैं अपने व्यूअर्स को या अपने तमाम जितने यूजर्स हैं जो व्हाट्सएप को यूज करते हैं, पॉलिसी का देखें जी बनाने का मकसद ये होता है कि उसकी एकदम क्लैरिफिकेशन आ जाने से हमारे डाउट्स ओवरऑल कंप्लीट नहीं हुए। लेकिन हम फिर भी फॉर सेफर साउंड अपने लिए अपनी तमाम चीजों को चेक एंड बैलेंस रखना एक कॉमन यूजर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे पास डिटेल्स, हमारी डेटा शेयरिंग्स, हमारे पास बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट डाटा जो हम समझते हैं कि वो हमारे लिए या हमारे दूसरे लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम उसको किसी और फॉर्मेट पे भेजें बानिस्बतन इसमें। सर, क्या आपको लगता है कि इस वजाहत से लोग जो है वो मुतमईन हो जाएंगे? मैंने देखिए फिर वही कहा कि जी मुतमईन जब तक वो नहीं है, जब तक यूजर इसको 8 फेब के बाद अपनी पॉलिसी को कंटिन्यूटी नहीं रखता। 8 फेब के बाद अगर हम यूजर एक कॉमन यूजर एक्सेप्टेंस दे लेता है एंड दे विल सी कि जी इसमें वो वाली चीजें जो उसको थर्ड पार्टी ब्रीच नहीं हो रही, तो देन देयर इज नो इशू, हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पॉलिसी इस एंगल से हो कि जस्ट एक क्लैरिफिकेशन को एक हल्का सा इसको दूर करें और कॉमन पीपल और वो पॉलिसी वही एग्जिस्ट करती हो, तो देन देयर विल बी अ वेरी डेंजरस जो सिग्नल हमारे लिए। राहिल, अगर जमाने की बात की जाए तो डाटा को ना सोने की कान कहा जाता है और अगर व्हाट्सएप ये डाटा फेसबुक पर शेयर कर देता है तो ये ना सिर्फ मेरे ख्याल से सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ज्यादा गैर मुनासिब होगा और कमर्शियल मकासद के लिए भी ये मेरे ख्याल से हो सकता है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, देखिए जी, मैंने लास्ट टाइम भी जब मैंने आपके शो में बताया था कि ग्लोबल वर्ल्ड और हमें ग्लोबल वर्ल्ड के साथ साथ हमें डेवलपिंग फेज में पाकिस्तान को जाना है। तो डेवलपिंग फेज में पाकिस्तान के जाने का मतलब ये है कि हर बंदा जो अपना बिजनेस रिलेटेड चीजें और डिफरेंट मोड ऑफ सोशल मीडिया के थ्रू जो हमारे, क्योंकि बहुत मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। एक दौर था जब हमारे पास ईमेल पे कम्युनिकेशन होती थी, अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ एक सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली बढ़ रहा है। उस तमाम फ्रीक्वेंटली इंक्रीज जो हमारे पास आ रहा है उसको देखते हुए जो इसका इम्पैक्ट फैक्टर है, हम लोग उसको भी ज़हन में रखना है कि इन तमाम चीजों का इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी चीजों को इतनी आउटडेटेड करते जाएं कि हमारे पास जो हमारे अपने बेनिफिट्स थे वो भी दुनिया के सामने एक ब्रीचिंग पॉइंट बन जाए। अब आप उसकी कॉमन एग्जांपल आप हमारा कश्मीर इशू देख लें, हमारे बहुत से ऐसे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, हमारे बहुत से, और हमारा, मैं लास्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपके साथ अगर पॉइंट शेयर करूं, जो हमारा रिलीजियस वायलेंस आजकल जो जो रिलीजियस वायलेंस के है, किसी हम अपने फेसबुक डेटा के ऊपर वन साइडेड पिक्चर जो हमें क्लियर पिक्चर दे रहे हैं,
जबकि जो थर्ड वर्ड में है, ये जो ऑपोजिट हमारे एक दूसरी चीज में बैठा है, उसको किसी और एस्पेक्ट से लेता है और हमारे उसका इम्पैक्ट किसी और में, और हमारे जो एनिमीज हैं दे आर ऑलवेज रेडी फॉर दिस पर्पस कि हम इसको किस तरह इन सॉर्ट ऑफ चीजों को ब्रीच जो उनसे वो कर सकते हैं, और वो उसके एक नेगेटिव पॉइंट जो उनसे वो शो करते हैं। तो हमें इन चीजों के ऊपर, सोशल मीडिया की चीजों के ऊपर अपने डेटा को फॉरवर्ड करते हुए हमें बहुत सी चीजों का जो उनसे वो ख्याल रखना है। राहिल, क्या हमारे फोन्स के मैक एड्रेसेस भी फेसबुक के साथ शेयर हो जाएंगे, और इस तरह तो हमारा पूरा डाटा और बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी फेसबुक के पास चली जाएंगी? देखिए, बिजनेस एस्पेक्ट में उन्होंने थोड़ा सा हमें इसमें जरूर ये बताई है कि हमारे व्हाट्सएप की डिफरेंट डाटा हैं या जो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं। देखिए, एक चीज तो लास्ट में हुमा ने भी बताई थी और वो मैं उनसे एग्री करता था कि हमारा कोई सी ऐसा डाटा नहीं है कि जो हमारे पास ऑलरेडी शेयर्ड नहीं है। हाँ, हम बहुत फ्रीक्वेंटली उसको एनक्रिप्टेड के हमारे पास बता के हमें सिक्योर कर दिया जाता था, लेकिन हमारी वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस अगर हम मैल फंक्शनिंग नहीं कर रहे, वी आर नॉट डूइंग सॉर्ट ऑफ एनी इलीगल एक्टिविटीज, देन वी डोंट थिंक सो कि हम लोगों ने कोई अपनी बैंकिंग आईडी पासवर्ड तो उनको बताना नहीं। लेकिन हमारे पास वो डाटा ट्रांजैक्शन जिस तरह हमारे पास जो एफपीआर में ऑलरेडी मौजूद हैं, किसी दौर में एनटीएन हमारा एक और डिफरेंट नंबर्स होते थे, लेकिन अब करंट सिनेरियो में हमारा सीएनआईसी ही एनटीएन है, एंड अपकमिंग में हम लोग इस तरफ शायद मूव भी कर रहे हैं कि हमारे सीएनआईसी के ऊपर ही तमाम हमारी बैंक्स डिटेल्स, हमारे तमाम फाइनेंशियल जोन से वो सीएनआईसी के ऊपर ही शिफ्ट हो जाए। तो इस तरह की चीज, व्हाट आई थॉट इज कि ये इतना उस तरह चीज नहीं है कि हम लोग बड़ी मेजर ट्रांजैक्शंस उनके साथ शेयर नहीं कर रहे, लेकिन इनक्रिप्टेड चीजों के अंदर वो अगर वो इस सॉर्ट ऑफ चीजें ये मानते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि ऑलरेडी 80-90% हमारे ईमेल्स, हमारी चैट्स तो सारी ऑलरेडी उनके पास थ्रू फेसबुक के तो जाती है। तो मैं इस चीज से जरूर एग्री करता हूँ कि इसमें उतना सॉर्ट ऑफ चीज नहीं है, लेकिन स्टिल फिर मैंने वही वाली बात की कि हम इन तमाम चीजों को देखने से पहले अपने डाटा को एक सेकंड एंड थर्ड मीडियम को भी साथ इक्विप करना है कि हम लोग सिर्फ एक चीज के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि व्हाट्सएप इज ओनली द वन जिसको हम रिलाई कर सकेंगे जी दिस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर ऑल आवर बिजनेस एक्टिविटीज। राहिल, इसके बाद बहुत से लोग जो थे वो दूसरी मैसेजिंग एप्स पर चले गए, उन्होंने वो डाउनलोड करना शुरू कर दी। क्या आपको लगता है कि वो ज्यादा महफूज हैं? नहीं, ज्यादा महफूज, देखिए पॉलिसी जब तक आई नहीं थी तो वो भी इक्विवेलेंट थी, और उससे पहले भी वो हर मैसेजेस से पहले या हमारी आपस में जो कम्युनिकेशन से पहले वो डाटा एनक्रिप्टेड का हमारे पास एक कोड आ जाता था। सो वी सेटिस्फैक्शन के लिए, एक कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन के लिए लगता है कि जी मेरी जो चैट है दैट इज अ पर्सनल बिटवीन बोथ पर्सन्स ऑनसेल्फ। अगर उस एंगल से देखा जाए तो ये ठीक, ये हम उस एंगल से तो सिक्योर थे, लेकिन दूसरी डाटा एप्स ने इनकी पॉलिसीज का बेनिफिट जरूर उठाया। जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि 2.2 मिलियन का एडिशन एकदम विद इन 2 डेज के अंदर डाउनलोड्स आए थे। उन तमाम डाउनलोड्स को अगर हम देखते हुए उसको देखें तो एकदम उनका रैपिड इंक्रीज था, लेकिन दीज ऑल द सेम ग्राफिकली अगर हम उसको ओवरऑल भी देखें उन तमाम डाटास के अंदर में भी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट राहिल इकबाल हमारे साथ मौजूद थे, और आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें दोबारा वक्त दिया और हमें बताया कि ये क्या होने जा रहा है और क्या हो चुका है। बहुत सी ऐसी दिलचस्प चीजें आप तक लेकर आनी है, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, एक दफा दोबारा आपको जागो लाहौर में खुशामदीद कहती हूँ। तो जनाब, इस सेगमेंट में हमने जो बात करनी है वो है डिजिटल इकोनॉमी के हवाले से हमने बात करनी है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ साथ हमारी जिंदगी के तौर तरीके भी तब्दील होते जा रहे हैं। दुनिया तेजी के साथ डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, और इस हवाले से पाकिस्तान में भी इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान को डिजिटल इकोनॉमी में ढालने के लिए जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद रख दी गई है। जनाब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने स्टेट बैंक के डिजिटल अदायगी के निज़ाम रास्त का बाकायदा इफ्तिताह भी कर दिया है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि स्टेट बैंक को रास्त प्रोग्राम और पाकिस्तान को अपना पूरा पोटेंशियल का एहसास दिलाने पर मुबारकबाद देता हूँ। हमारी 22 करोड़ की आबादी है, लेकिन हम इसका पूरी तरह फायदा नहीं उठा सकते। कैश इकोनॉमी 22 करोड़ के मुल्क को फायदा उठाने में रुकावट है। कैश इकोनॉमी का सबसे बड़ा नुकसान टैक्स की वसूली में है।
पाकिस्तान दुनिया में तकरीबन सबसे कम टैक्स इकट्ठा करता है। डिजिटल इकोनॉमी आखिर है क्या? इस निजाम के आने से टैक्स वसूली कैसे बढ़ सकती है और डिजिटल इकोनॉमी क्यों वक्त की अहम जरूरत बनती जा रही है, इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं आज के गेस्ट हैं मुजम्मिल असलम साहब हैं, माहिर मुआशियात हैं। मुजम्मिल असलम साहब, आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, आप ठीक है? सर, ये जो न्यू प्रोग्राम जो है हमारे वज़ीर आज़म ने शुरू किया है, रास्त, जिसकी इफ्तिताही तकरीब भी हो गई है, पहले तो हमारे नाजरीन को बताइएगा कि ये प्रोग्राम है क्या और इसकी कितनी जरूरत थी हमें। देखिए, ये जो रास्त प्रोग्राम है, ये समझ लें कि सारों का जितने भी हमारे बैंकिंग निज़ाम है उनकी सर्विसेज को एक जगह कनेक्ट करने का नाम है। मिसाल के तौर पे जो है, मैं आपको इसकी आम अल्फाज में मिसाल देता हूँ कि जब हमारे घर में पानी सरकारी आता है तो वो जो है, जब लाइन हमारे घर में पानी की आती है तो उसको जो है पीछे से जो है एक बड़ा वाटर टैंक कनेक्ट करता है हुकूमत, उसमें वो जो है पानी डालती है और फिर सबके घर पानी आता है। तो पहले क्या था कि जितने भी बैंक थे, सबके बैंक्स के अपने अपने आईटी सिस्टम थे। अब जो है जो बैंक्स है उनको जो है पीछे से स्टेट बैंक डिजिटली कनेक्ट कर रहा है। अब छोटी सी मिसाल मैं आपको एक और देता हूँ कि ये डिजिटल बैंकिंग कोई नई नहीं है पाकिस्तान में। आपने एक प्रोडक्ट का नाम सुना होगा, इजी पैसा। ये इजी पैसा जो था, ये जो जैसे हम कराची में रहते हैं तो कराची से लोग जो काम करते थे पेशावर, इंटीरियर, वजीरिस्तान, तो वो इजी पैसे से अपने घर वालों को पैसे भेज देते हैं। अगर घर वालों का फोन आता है कि बच्चा बीमार है तो वो 500,000 रुपए भी भेज देते हैं। उसका कोई जिसे कहते हैं सुपरविजन नहीं थी। अब स्टेट बैंक ने इसका इनिशिएटिव लेकर इन सारी चीजों को कनेक्ट कर रहा है एक साथ। और अब क्या होगा कि जैसे मिसाल के तौर पे हुकूमत पेंशन देती है, पेंशन बूढ़े बूढ़े लोगों को बैंकों में जाना होता है, लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता है। अब ये रास्त प्रोग्राम ऐसा है कि जिस दिन हुकूमत पेंशन के पैसे डालेगी तो अगर किसी का अकाउंट नहीं है तो उसके मोबाइल नंबर पे पहुंच जाएंगे वो पैसे, या उसके शनाख्ती कार्ड में पहुंच जाएंगे पैसे, या उसके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएंगे। तो उसको जाने की जरूरत नहीं होगी, वो उसको खर्च कर सकेगा। और जब खर्च करेगा उस जगह से तो खुद ब खुद हुकूमत की नजर में आ जाएगा कि ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। तो हुकूमत को इकोनॉमी डॉक्यूमेंट करने में आसानी हो जाएगी। सर, वज़ीर आज़म ने ये भी कहा है कि इस प्रोग्राम की वजह से हमारी करप्शन का खात्मा भी हो सकता है, मुमकिन हो सकती है। वो किस तरह होगा? देखिए, करप्शन का खात्मा तो मुझे नहीं पता वजीर आजम साहब कैसे कह रहे हैं, क्योंकि करप्शन करने वाला आदमी कभी डिजिटल इकोनॉमी यूज नहीं करेगा, वो कैश लेगा, कैश देगा। लेकिन ये कि जैसे मैंने कहा कि मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए ये बहुत हेल्प करेगी। दूसरी चीज ये कि जैसे स्टॉक एक्सचेंज, हमारा वास्ता स्टॉक एक्सचेंज है। जब हमें कंपनी मुनाफा देती है तो कंपनी बहुत सारे पे ऑर्डर्स बनाती है, फिर वो हमारे बैंकों में आते हैं, फिर हम या तो हमारे घर फिजिकल आते हैं, फिर हम उसको जमा कराते हैं। ये एक ऐसी सर्विस हो जाएगी कि अब वो कंपनी जो है रास्त अकाउंट से डालेगी और सबके अकाउंट में रियल टाइम पे पैसे आ जाएंगे, यानी उसी वक्त हाथ के हाथ आ जाएंगे। इसी तरीके से एक आम शख्स है, खरीदो फरोख्त करना चाहता है, कोई मतलब मार्केट में गया, सौदा सल्फ लेने गया, एक रेडी वाले के पास भी अगर रास्त अकाउंट है और दूसरे के पास, तो एक दूसरे को कैश देने की जरूरत नहीं है, वहीं पे वो उसके कोड से वो पैसे ट्रांसफर कर देगा, हाँ भाई कंफर्म होगा। तो इससे तिजारत को बहुत फरोग मिलेगा, इससे जो है कारोबार आगे निकलेगा। जब ये निकलेगा तो मईशत दस्तावेजी हो जाएगी उससे। लेकिन सर, हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो कैश इकोनॉमी की तरफ ज्यादा रिवाज है और उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, ना कि डिजिटल इकोनॉमी को। तो क्या वो खुशी खुशी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, इसकी तरफ रागिब हो जाएंगे? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे मैंने आपको इजी पैसा की मिसाल दी, ये 2 करोड़ 30 लाख लोग इस सर्विस को इस्तेमाल करते हैं। ये इजी पैसा, यू पैसा, जैस कैश वगैरह, तो ये 2 करोड़ 30 लाख लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अभी कोविड हुआ तो खास तौर पे जो हम लोगों ने ऑनलाइन परचेजेस करना शुरू कर दी, कैश ऑन डिलीवरी शुरू कर दी। ये क्या है? ये सारा का सारा एक्सेप्टेंस है और आपको आगे जाके करना पड़ेगा।
अगर आपने अपना वक्त बचाना है, पैसा बचाना है, टाइम बचाना है, और काफी लोग करने लग गए हैं। जैसे मैं कभी ऑनलाइन परचेजेस नहीं करता था। मैं कहता था मैंने अगर कोई कपड़ा खरीदा है तो मैं उसको जाऊंगा पहन के देखूंगा। अब मैंने क्या किया कि अपने जो साइज है उसको याद कर लिया, तो अब मुझे कोई चीज अच्छी लगती है तो मैं ऑनलाइन परचेज करता हूँ। तो ये टाइम जो है हर एक को चेंज करता है। अब लोग जो है, पहले मुझे याद है मैं छोटा होता था तो बिजली के बिल बैंक में भरने जाते थे, लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी, मैं देखता था लोगों को। आज हर मोबाइल सर्विस ने, हर बैंक ने आपको आपके मोबाइल पे दे दिया कि आप बिजली का बिल भर दें, बच्चों की स्कूल की फीसेस भर दें। तो ये दैट विल बी दैट, मतलब अगला जिसे कहते हैं कि ये स्टेप है, और गवर्नमेंट ने इसको अपने लेवल पे इंकरेज करके और सर्विसेज ऐड करके, पेंशन, एहसास प्रोग्राम, पर्सन टू पर्सन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, ये जो है एक बहुत जिसे कहते हैं कि एक अच्छी इनिशिएटिव है। लेकिन ये नई नहीं है। अगर कोई ये समझ रहा है कि गवर्नमेंट ने कोई, स्टेट बैंक ने कोई बहुत जबरदस्त चीज और नई चीज इंट्रोड्यूस करा दी, ऐसा नहीं है। अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके, अलग अलग बैंक, अलग अलग लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि डिजिटलाइजेशन के हिसाब से पाकिस्तान खित्ते के बाकी ममालिक में किस मैदान में या किस जगह पर खड़ा हुआ है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कौम, हालांकि अगर आप वैसे देखें तो पढ़ी लिखी नहीं है, लिटरेसी रेट नीचे है, लेकिन पाकिस्तान की कौम दुनिया की स्मार्ट कौमों में से एक है, समझदार कौमों में से एक है। इसीलिए जो है आप देख लें कि हमारे मुल्क में जो है 20 करोड़ 22 करोड़ की आबादी में 13-14 करोड़ मोबाइल कनेक्शन है। लोगों का, मैं एक एवरेज, क्योंकि मैं बाहर भी पढ़ा हूँ, यहाँ के जो एक एवरेज जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं भी है, उसका हिसाब किताब की और ये जो चीजें एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। हम अपने घर से अपने मुलाजमीन को अलग अलग बैंक भेजते हैं, वो जाके बैंकिंग भी कर आ जाते हैं। तो ये जो चीज है, मैं समझता हूँ कि हमें बहुत आसानी से हम एडॉप्ट कर जाएंगे इस चीज को। और कि हमारी पॉपुलेशन यंग है, और जो यंग पॉपुलेशन होती है वो जो है उसकी जो टेक्नोलॉजी को पकड़ना या समझना जो है बहुत आसान होता है। तो मतलब आई एम क्वाइट एक्साइटेड, और काफी एक्साइटिंग टाइम है। और अब जो है ट्रेड और ये वो सारी चीजें जो हैं, बहुत बड़ा पोर्शन जो है इस पे आ जाएगा। अब आप छोटी सी चीज देख लें, मेरी वाइफ जो है एक फूड बिजनेस घर से रन करती है। वो सारा का सारा सोशल मीडिया पे मार्केट करती हैं। उसके बाद उनको ऑनलाइन जो है, अगर किसी ने ऑर्डर देना होता है वो ट्रांसफर कर देते हैं, अदरवाइज कैश ऑन डिलीवरी है। तो अब वो बहुत सारी औरतें जो घर बैठी हुई थी, इसमें मैं समझता हूँ औरत बहुत एम्पावर हुई, और वो उसकी डिपेंडेंस मर्द पे खत्म हो जाएगी। अगर वो घर पे ही उसको रहना है तो वो जो है अपना कारोबार घर से कर सकती है, घर पे रहते हुए बैठे हुए जो है अपना सौदा बिल्कुल सर, ये तो कोरोना की वजह से और ज्यादा चीजें डिजिटलाइज हो गई हैं, हम लोग इन तरफ आ गए हैं। सर कहते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो सबसे कम टैक्स देते हैं। पहले तो हमें ये बताएं कि पाकिस्तानी टैक्स देते क्यों नहीं है? हम लोग ज़कात देने के तरफ तो सबसे आगे हैं, टैक्स क्यों नहीं देते हम? देखें, एक तो बुनियादी वजह टैक्स ना देने की ये है कि आपने टैक्स लोगों को समझाया नहीं है। टैक्स जो है क्या है, किस तरह है। अब खुद वजीर आजम का जो कल लगे हुए थे कि इतने सिर्फ चंद हजार लोग टैक्स देते, वजीर आजम की भी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी गलत है। अब आपका जो दुनिया लाहौर है, अभी मैं आपको शर्त से कहता हूँ, आप सारों की तनख्वाह कटती है और तनख्वाह जो मिलती है टैक्स कटने के बाद, ऐसे ही है। और आप लोगों में से 80-90% लोग टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, ठीक है? शायद आप भी ना करती हो, मुझे नहीं पता। लेकिन अब वजीर आजम साहब ने जिनका टैक्स कट रहा है उनको भी जो है ना समझ लिया कि वो नॉन टैक्स पेयर है। टैक्स रिटर्न फाइल करना अलग चीज है, टैक्स देना अलग चीज है। अभी हम बैठे हुए, ये जो मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ आपसे बात करते हुए, ये इंटरनेट आवर्स मैंने लिए हुए, तो इस पे भी मेरा टैक्स कटता है, ठीक है ना? आपका भी टैक्स कट रहा है वहां पे बैठ के, तो टैक्स दे रहे हैं लोग। टैक्स की कंसोलिडेशन नहीं है, उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ। और जो है, जो मैं समझता हूँ कि टैक्स आज भी जो है ना आम आवाम से ज्यादा जो है ना बड़े कारोबारी लोग, सरकारी लोग और इस तरह के लोग चोरी कर रहे हैं जिनके पास बड़ा सरमाया है। तो ये जो बार बार टैक्स 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 लोग दे रहे, करोड़ों की तादाद में दे रहे हैं। आप पेट्रोल भराते हैं, टैक्स भरते हैं, आपके बिजली का बिल आता है, टैक्स भरते हैं।
इससे पहले तो पिछले साल तक तो बच्चों की स्कूल की फीस में भी आप टैक्स लेना शुरू हो गए थे। गाड़ी खरीदते हैं टैक्स देते हैं, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कराते हैं आप टैक्स देते हैं। आप टैक्स कहाँ नहीं देते। अब अगर हर आदमी अपना जो सारा टैक्स दिन का जमा कर ले कि जहां जहां भरता है और वो हुकूमत को बता दे, तो हुकूमत को नजर आएगा कि करोड़ों लोग टैक्स दे रहे हैं। लेकिन जिनकी बहुत ज्यादा आमदनी है वो टैक्स चोरी कर रहे हैं। बड़े बड़े जमींदार हैं, उन पे कोई टैक्स नहीं है। कराची से आप बाहर चले जाएं, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है। ये सखर, सिंध, ये जो है सिंध के इलाके हैं। इसी तरह आई एम श्योर पंजाब में भी होगा। तो वहां पे जिनकी बड़े बड़े खेत हैं, खलियान है, बहुत सारे कारखाने लोग बना रहे हैं, बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो उसको टैक्स को छुपाते हैं। तो आम आदमी टैक्स दे रहा है, जो बड़ा है वो टैक्स अभी भी जो उसको देना चाहिए वो नहीं दे रहा। और दूसरी बात, क्या आपको लगता है कि अगर हम डिजिटल इकोनॉमी की बात करें, तो अगर नौजवानों की बात करें, तो क्या इससे नौजवानों को रोजगार के मौके मिल सकते हैं या उसमें इजाफा हो सकता है? बिल्कुल, देखें हर जगह जो है रोजगार के मौके ही मौके हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरी सिस्टर कनाडा रहती हैं, वो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना चाहती हैं, तो पाकिस्तान से ऑनलाइन एक टीचर लॉग इन होती है, वो उसको कुरान पढ़ाती है वहाँ पे। ठीक है। इसी तरीके से मेरा एक फ्रेंड है, उसकी वाइफ जो है वो योगा कराती थी। पहले वो योगा सेंटर जाती थी, अब वो घर से ही ऑनलाइन योगा सारों को कराती है। उसको ज्यादा पैसे पहले से ज्यादा मिलते हैं। बहुत सारे लोग ट्यूशन अब जो इस तरह दे रहे हैं। टेली मेडिसिन का काम शुरू हो गया है। लोग अब ऑनलाइन डॉक्टर से ओपिनियन ले लेते हैं। मुझे खुद कोरोना हुआ तो हम ऑनलाइन जो है डॉक्टर को बताते थे आज ये कैफियत है ये। तो एक देखें अपॉर्चुनिटी का समुंदर है अगर आप इसको कैप्चर करना चाहें। ठीक है सर, पहले भी जो वज़ीर-ए-आज़म ने 2019 में भी डिजिटल पाकिस्तान मंसूबे का इफ्तिताह किया था, लेकिन कहा जाता है कि वो मतलूबा नताइज नहीं दे पाया। तो क्या आपको लगता है कि जो रास्त प्रोग्राम है इससे हमें कोई ज़्यादा फायदा हो सकता है या मुतासिर कुन साबित होगा ये? देखें, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो है इसका इफ्तिताह किया और उसमें बताया है कि अब आप जो है इसका इस्तेमाल करें, इससे आपका भी फायदा है। ठीक है। ये कोई टैक्स पेइंग प्रोडक्ट नहीं है। हुकूमत के पास ऑलरेडी इतना डाटा है, अगर जिससे टैक्स लेना चाहे वो ले सकते हैं, लेकिन वो नहीं ले पाते। तो इससे सिर्फ ये कि मैं मईशत में जो है गर्मजोशी देख रहा हूँ और थोड़ा सा जो है फैसिलिटेशन है। एक अंग्रेजी का वर्ड होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जो है इससे जो है काफी प्रमोट होगा। ठीक है, मुजम्मिल असलम माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद थे। सर, मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आपका कि आपने हमें आज टाइम दिया और हमें बताया कि आखिर ये प्रोग्राम है क्या, जिसका हुकूमत ने इफ्तिताह तो कर दिया है, लेकिन हमारे लिए इसमें क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। जनाब, जहां पर कोरोना वायरस की वजह से हमारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई थी, वहां पर एक और आपको बताएं कि हॉलीवुड की मूवी है स्पाइरल, जिसका ट्रेलर जारी कर दिया गया है और देखते हैं जी उसका ट्रेलर कैसा है और उसमें क्या बताया गया है, कहानी कैसे होने वाली है। आइए तो देखते हैं। This ship's gonna go sideways fast. Someone's out there pulling all the strings. जनाब, आपने देखा ट्रेलर और ये मूवी रिलीज की जाएगी और कोरोना की वजह से जो हमारी बहुत सी एक्टिविटीज उसमें दूरी आ गई थी, हम नहीं कर पा रहे थे, हम सिनेमाज बंद थे, हर चीज बंद थी। तो शायकीन के लिए एक अच्छी चीज है कि बड़ी मजे की मूवी आने वाली है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर है जो नाइंसाफी के खिलाफ लड़ा है। तो मैं तो ये देखने वाली हूँ मूवी, और आपने भी ये मूवी जरूर देखनी है और हमें फीडबैक भी जरूर देना है। जनाब, रोज हम आपको भाव ताव के हवाले से बताते हैं, तो आज मार्केट में भाव ताव क्या चल रहा है, कीमतें कहाँ पहुंची हैं, ये जान लेते हैं अपने नुमाइंदे से। बताइए जी, कहाँ पर पहुंची हैं कीमतें, ऊपर को या नीचे गई हैं? जी बिल्कुल, महंगाई की अगर सूरत-ए-हाल देखें तो उसमें सब्जी और चिकन मार्केट जो है उसकी तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं और वहाँ पर कीमतों में या तो कमी देखी जा रही है या एक जगह पर कीमतें ठहरी हुई देखी जा रही हैं। ख़ास तौर पर अगर सब्जी देखें तो सब्जी की कीमत में ख्वातरखा कमी देखी गई है गुज़श्ता चंद रोज़ में, जिसमें अगर हम बात करें प्याज और आलू की, वो तकरीबन इस वक्त मार्केट में 40 से 50 रुपये फ़ी किलो
दस्तयाब हैं। टमाटर जो हैं वो गो के पहले से सस्ते ज़रूर हुए हैं, लेकिन अभी भी दर्जा अव्वल टमाटर जो है मार्केट में 100 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है, ताहम दर्जा 80 रुपये फ़ी किलो तक मार्केट में देखा जा रहा है। इसके साथ साथ लहसुन जो है वो 300 रुपये फ़ी किलो, उसकी कीमत गुज़श्ता कई माह से बरकरार और वहीं पर इसकी कीमत रुकी हुई है। अदरक की कीमत में कमी हुई है, जो कि चंद हफ्ते पहले तक 700-800 रुपये मार्केट में फ़रोख्त हो रहा था, लेकिन अब मार्केट में 400 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। और मौसमी सब्जियां अगर देखें तो उनकी कीमत में तो काफ़ी कमी देखी जा रही है। जो फूल गोभी है वो इस वक्त 30 से 40 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है, जबकि मूली जो है 20 रुपये फ़ी किलो है। पालक तकरीबन 25 से 30 रुपये फ़ी किलो है। साग की कीमत भी तकरीबन 40 रुपये फ़ी किलो है। मटर की कीमत इस वक्त 60 से 70 रुपये फ़ी किलो है। तो एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें जो एक महंगाई की बहुत तेज़ एक लहर आई हुई थी चंद हफ्ते पहले, वो अब थमती हुई लग रही है या एक जो उसमें कुछ वापसी देखी जा रही है। इस तरह चिकन मार्केट को अगर देखें तो चिकन की कीमत में 238 रुपए चंद दिन पहले तक थी, लेकिन इस वक्त 206 रुपये उसकी कीमत है और ये तकरीबन अब 200 रुपये के करीब इसको देखा जा रहा है। अंडों की कीमत में भी खातरखा कमी देखी गई है। अंडे इस दफ़ा पहली मरतबा मुल्क की तारीख में 200 रुपये फ़ी दर्जन से महंगे हुए थे, लेकिन इस वक्त उसकी कीमत तकरीबन 160 रुपये फ़ी दर्जन तक आ चुकी है। तो मजमूई तौर पर कीमतों का ये रुझान देखा जा रहा है कि इसमें कमी देखी जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ चीनी और आटा ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आवाम की ज़्यादा तवज्जो है। चीनी की कीमत में तेज़ी देखी जा रही है, जो कि इस वक्त तकरीबन 95 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। आटा गो के इस वक्त पुरानी कीमत पर ही दस्तयाब है और वो जो उसकी 860 रुपये में 20 किलो आटे का थैला है वो दस्तयाब है। जो 10 किलो है वो 430 रुपये में दस्तयाब है। चक्की का आटा भी तकरीबन 80 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब है। लेकिन चीनी की मार्केट में तेज़ी देखी जा रही है। घी की कीमत में भी चंद रोज़ पहले 5 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा हुआ था और जो ब्रांडेड घी हैं या कुकिंग ऑयल हैं वो इस वक्त 255 रुपये फ़ी किलो और फ़ी लीटर फ़रोख्त हो रहे हैं। तो मजमूई तौर पर कहीं से आवाम को रिलीफ मिल रहा है तो कहीं से थोड़ी दोबारा महंगाई की एक शक्ल किसी न किसी सूरत में मौजूद है। और आवाम यही चाहते हैं कि अगर हुकूमत की तरफ से पूरी तवज्जो दी जाए, इक़दाम किए जाएँ, तो एक मुस्तकिल एक ऐसा मैकेनिज़्म बन सकता है जिससे आवाम को मुसलसल रिलीफ मिलता रहे। ताहम इस वक्त मौसम की वजह से, मौसमी सब्जियों की वजह से सब्जियों की मार्केट में यकीनन कुछ बेहतरी देखी जा रही है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमें बताया कि मार्केट में क्या सूरत हाल चल रही है कीमतों के हवाले से। आपने इसके बाद जब ग्रॉसरी के लिए जाना है तो पैसे उतने ही लेके जाइएगा कि वहां जाकर आपको कुछ और या कम चीजें ना लेनी पड़े। जनाब, इस सेगमेंट में हमने जिसकी बात करनी है वो पाकिस्तान की पहचान है, वो हम सबकी पहचान है। कम उम्री में ही पाकिस्तान की पहचान बनने वाली कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल आरफा करीम रंधावा को हमसे बिछड़े 9 बरस बीत गए हैं। आज उनकी 9वीं बरसी मनाई जा रही है। आरफा करीम की जिंदगी पर एक नजर दौड़ाएं तो आरफा करीम 2 फरवरी 1995 को फैसलाबाद में पैदा हुई और सिर्फ 9 बरस की उम्र में दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड का एजाज हासिल किया उन्होंने। आरफा ने अपनी लाजवाल काविश की बिना पर फातिमा जिन्ना गोल्ड मेडल, सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड और सदारती प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत दीगर एजाजात भी अपने नाम किए थे। आरफा 14 जनवरी 2012 को खालिक हकीकी सजा मिली, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की तारीख में नाकाबिले फरामोश नकूश वो छोड़ कर गई थी। पंजाब हुकूमत ने उनके नाम से लाहौर में आरफा करीम आईटी टावर भी तामीर किया। शौक चंचल और अपनी जिंदगी खुलकर जीने वाली आरफा आज हम में नहीं है, मगर आरफा की तरह दीगर कई कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल इसका मिशन जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। आज हमारे साथ ऐसे ही एक नौजवान मौजूद है जो आरफा का मिशन जारी रखे हुए हैं। 15 साल मोहम्मद हुजैर अवान, जिन्हें साइबर किड भी कहा जाता है, उन्हें आरफा करीम के बाद कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनने का एजाज भी हासिल है। जनाब, उन्हें 2019 में यूनिसेफ एडोलसेंट चैंपियन प्रोजेक्ट में भी शामिल किया गया है। उनके साथ आरफा करीम की यादें ताजा करते हैं। जनाब हुजैर हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हमने आज बहुत सी गपशप भी करनी है, उनसे एक्सपीरियंस भी लेना है
कि वो कैसे कर लेते हैं इतनी कम उम्र में इतने बड़े बड़े कारनामे। उजैर वेलकम कहती हूँ मैं आपको, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। उजैर छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े कारनामे कैसे? स्टार्ट तो मैंने 4 इयर्स की ऐसे लिया था। अच्छा। तब मेरी इंस्पायरेशन फर्स्ट अरफा करीमी थी। बिल्कुल, वो हम सबकी। यप बिल्कुल, और आपकी तो भी स्टार्ट तो मेरा तब से ही था। 4 इयर्स की ऐसे पापा को देखते थे सिस्टम पर काम करते हुए। लाइट आती थी, पापा काम करते थे, लाइट जाती थी तो थक के थोड़ा सा डिप्रेस होकर गुस्से में आके उठ जाते थे सिस्टम से। तो मैं सोचता था पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत अच्छी है। तो मैंने बस एक दिन ट्राई की। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कुछ नो हाउ नहीं थी उसके बारे में, तो करप्ट ही की पापा की विंडो, लेकिन पापा ने मुझे डांटा नहीं, सपोर्ट किया। अच्छा। बाकी पेरेंट्स की तरह मुझे डांटा नहीं। फिर इन द एज ऑफ 5 आई नो हाउ टू इंस्टॉल विंडो एक्सपी। ओके। उसके साथ फिर स्टार्ट लिया। इन क्लास 2 आई जॉइंड एन एकेडमी फॉर समर वेकेशन वर्क, बट देयर इज माय गुड लक। 5 साल के थे और आपको विंडो एक्सपी करनी आ गई। मतलब हम 5 साल में हम लोग खेल कूद रहे होते हैं, हम लोगों को समझ नहीं आ रही होती कंप्यूटर चलाना कैसे है, और उन्होंने विंडो एक्सपी करना सीख ली। स्टार्ट मैंने भी गेम से लिया था। हाँ। एंग्री बर्ड खेला करता था एट दैट टाइम, जिससे मेरी माउस हैंडलिंग और बाकी चीजें जो थी जस्ट लाइक एक प्रोफेशनल की तरह हो गई। ठीक है। तो हर कोई स्टार्ट गेम से लेता है, मैंने भी स्टार्ट गेम से लिया था। तो क्लास 2 में मैंने एक एकेडमी ज्वाइन की थी समर वेकेशन वर्क के लिए। ओके। बट देयर इज माय गुड लक अवेटेड कि मैं क्लास 2 में कम मिलता था, अपना बैग छुपाया और कंप्यूटर की शॉर्ट कोर्सेज क्लासेस होती थी। अच्छा। वहाँ पर बीएससी की गर्ल्स होती थी, तो उनके साथ जाके बैठ जाता। गर्ल्स के साथ बैठते थे या कंप्यूटर क्लास लेने जाते थे? उनको यही लगता था कि ये बच्चा है, इनको प्यार करना, बैठा लेना अपने पास, लेकिन मैं वहाँ पे अपनी लर्निंग्स ले रहा था, कंप्यूटर क्लासेस ले रहा था। स्टार्ट लिया था। फिर सर ने एक दिन वैसे ही बैठे हुए थे तो सर ने गूगल पर लिखा ARF और आगे लिखा है अरफा करीमी सजेशन में गूगल पर। अच्छा। तो सर कहते हैं कि आप चाहोगे कि आप HUZ लिखा जाए तो हुजैर अमान आगे पूरा लिखा जाए गूगल पर। तो मैंने कहा सर व्हाई नॉट। हुजैर 7 साल की उम्र में आप माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बन गए। तो कैसा लगा और उसमें कितनी मुश्किलात आई, किन किन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ा, क्या क्या चैलेंजेस थे उसमें? चैलेंजेस तो बहुत सारे थे। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात सुनने को मिलती थी सोसाइटी में, कंप्यूटर अच्छा नहीं बच्चे खराब होते हैं। अच्छा। मेरे पेरेंट्स ने, फैमिली ने बहुत की है, रेजिस्ट की है कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरी मम्मा की सपोर्ट थी, पापा की सपोर्ट थी कि वो अपना टाइम निकालते थे। मुझे एकेडमी ड्रॉप करना है, सर के पास ड्रॉप करना है, या फिर किसी और वर्कशॉप पे, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि डिफरेंट वर्कशॉप्स वगैरह भी मैं करता था एट दैट टाइम। और इन 2015 आई वाज एन ऑनररी मेंबर ऑफ फास्ट यूनिवर्सिटी AA डिपार्टमेंट। तो फिर वहाँ से टाइम निकालना पापा के लिए थोड़ा रफ होता था कि अपना बिजनेस छोड़ के मुझे ड्रॉप करना फास्ट यूनिवर्सिटी, और उसके साथ बाकी चीज़ें भी, बाकी प्रॉब्लम्स तो आती। मम्मा ने भी सपोर्ट किया। अगर मैं एकेडमी गया हूँ, लेट हो गया हूँ, तो वहाँ पे कोई नूडल्स आ गए या होममेड शवारमा वगैरह आ गया। फैमिली की सपोर्ट थी, ग्रैंड पेरेंट्स की सपोर्ट थी, उनकी दुआएं मेरे साथ थी, तो इतना टफ नहीं फील हुआ। और बाकी आगे से ये समझ लें कि अभी जर्नी स्टार्ट ही हुई थी, खत्म नहीं हुई थी। अच्छा, अभी स्टार्ट हुई है। तो अभी भी स्टार्ट आगे और कौन कौन से प्लान है, क्या करना आगे है? फिर मैंने इन द एज ऑफ 8 आई मेड माय ओन रिकॉर्ड इन IT सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल। फिर मुझे थोड़ा सा शौक था साइबर सिक्योरिटी का, IT सिक्योरिटी के बारे में। साइबर किड भी कहा जाता है। या साइबर किड तो सिक्योरिटी अलग होती है, और साइबर किड मेरा निकनेम था, जस्ट लाइक कैलन एकेडमी में दिया गया था। तो IT सिक्योरिटी के बाद मैंने डिफरेंट फील्ड्स को चूज किया, लेकिन मुझे उसमें मजा नहीं आ रहा था। जो अपना पैशन होता है ना, वो एक स्पेसिफिक फील्ड में होता है, तो मेरा था रोबोटिक्स की फील्ड में। ओके। वो मेरा पैशन बना। एट दैट टाइम बहुत से महंगे कंपोनेंट्स थे, बाकी चीज़ें थी, लेकिन अपनी पॉकेट मनी और पापा की सपोर्ट थी कि कंपोनेंट्स वगैरह आते थे। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स डेवलप किए मैंने फिर एट दैट टाइम। जो अब स्टूडेंट्स जो हैं बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में जाके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, तो वो मैं कर चुका हूँ। उसमें फर्स्ट प्रोजेक्ट था मेरा होम ऑटोमेशन का। अच्छा। आप अपने ऑफिस से बैठ के अपने घर की लाइट्स कंट्रोल कर सकते हैं। ये अराउंड 2015-16 की बात। अच्छा। अब घर की लाइट्स कंट्रोल कर सकते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स आप घर के कंट्रोल कर सकते हैं। बल्ब हो गया, AC हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, बाकी डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। और ये क्या था कि आप घर बैठे क्या कर सकते हो? ऑफिस से बैठ के आप घर की लाइट्स कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। वाईफाई या फिर किसी भी और चीज पे? के, या फोन के थ्रू। ये तो अभी स्टार्ट ही था, फर्स्ट प्रोजेक्ट था, और छोटा सा प्रोजेक्ट लगता है मुझे। अब तो ये मेरे कजन्स वगैरह भी कहते हैं कि अगर आप चाह के बना दो। मैंने कहा यार ये छोटी सी चीज है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट बताओ। उसके बाद डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए। कैसा आया, लोगों ने पसंद किया? अच्छा था। मैंने अपने कमरे में भी लगाया था। अच्छा। तो पापा कहते थे क्या तेरे कमरे में आने से पहले मोबाइल ऑन करके लाइट ऑन करो फिर अंदर आओ, क्योंकि उसमें स्विच बोर्ड का फिर कोई चक्कर नहीं था, ताल्लुक नहीं होता। हाँ। अब सारा कुछ वो फोन बेस्ड हो जाता था। ठीक है। सेकंड प्रोजेक्ट था मेरा ड्राइवरलेस कार। अच्छा। ये लाइन फॉलोइंग था एक, और एक ड्राइवरलेस था कि अगर आगे कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो खुद वो ऑब्स्टेकल अवॉइड करके चेक करेगा कि राइट पे जाऊं या लेफ्ट पे जाऊं। अगर लेफ्ट पे है तो राइट पे हो जाएगा, राइट पे है तो लेफ्ट पे हो जाएगा। ठीक है। लाइन फॉलोवर भी था कि किसी भी
लाइन पे ब्लैक लाइन को फॉलो करके वो चल सकता है। थर्ड मेरा था कार ट्रैकर। आप कह लें कि आप बाहर जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे आपकी गाड़ी खड़ी है और वो चोरी हो गई है, तो आप उधर से बैठ के गाड़ी को ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन स्टार्ट भी कर सकते हैं, उसका सायरन भी ऑफ करा सकते हैं और सायरन भी ऑन करवा सकते हैं। ठीक है, इस तरह की इसमें डिफरेंट चीज़ें थी। इसके साथ मेरा जो सेकेंड लास्ट प्रोजेक्ट है, अभी और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। जो भी मेरा रिसेंट प्रोजेक्ट है उनमें से एक है हैंडशेक रोबो। आपके साथ वो हैंडशेक भी करता है और अपना इंट्रोडक्शन भी देता है खुद। ओके। अपने बारे में भी बताता है, हैंडशेक भी करता है और बाकी चीजें भी हैं उसमें। और ये सब आपने अकेले किया? यप, पापा की सपोर्ट थी। और मेरे कुछ प्रोफेसर्स हैं और साथ उन जो फास्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, ये उनकी भी हेल्प है। सर वैस खान है, उसके साथ और भी टीचर्स हैं। किया आपने अपनी मेहनत से किया, सिखाया किसने? आपको बताना ना, प्रोफेसर्स ने, टीचर्स, फास्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। यप, वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स बन गए। फ्रेंड्स वो कहते हैं ना कि होते हैं 15 ईयर्स की मेरी हम एज होते हैं, लेकिन मेरे सारे थे ग्रेजुएटेड फ्रेंड्स हैं, अभी भी मोस्टली जर्मनी में पढ़ रहे हैं और बाकी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये समझ लें कि अभी जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं मेरी एज के बहुत कम है, कुछ 3-4 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा। बाकी सारे जो हैं मेरी एज से अबव हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट के बाद फिर मेरा हैंड गैस से कंट्रोल डिवाइस थी, किसी भी डिसेबल पर्सन की ट्रॉली में अटैच की जा सकती है। आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं आप अपने हाथ के इशारों से। कोई भी ट्रॉली है तो उसके नीचे अगर व्हील्स लगे हुए हैं तो इजीली कंट्रोल की जा सकती है, लेफ्ट राइट बैकवर्ड फॉरवर्ड। और जो मेरा अभी का ताज़ा प्रोजेक्ट है वो है IoT गीजर। हाँ, मैं भी आपसे वही पूछने लगी थी कि ये भी चर्चे चल रहे हैं कि आप एक नया प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, इसके बारे में बताइए क्या है? बना चुका हूँ, जैसे एक प्रोटोटाइप है, लॉन्च भी कर चुका हूँ। अच्छा। एक किस्म का प्रोटोटाइप है इस वक्त। तो आप अपने फ़ोन से उस गीजर को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसमें वो था एक स्टोव पड़ा हुआ है और बाकी चीज़ें। उसको प्रोटोटाइप किया गीज़र में, इस वक्त इसलिए इंस्टॉल नहीं किया क्योंकि गीज़र एक घर के कोने में पड़ा होता है, उसके अंदर वीडियो रिकॉर्ड करना और बाकी चीज़ें थोड़ा टफ होता है। तो उसमें सबसे मेन एडवांटेज जो है उसका ये है कि पायलट नहीं है उसमें। जैसे होता है ना गीजर पे पायलट है, वो 24 आवर्स आपकी गैस कंज्यूम कर रहा है, लेकिन उसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। पायलट के बगैर अगर आपका टेम्परेचर जो है पानी का एक स्पेसिफिक लेवल पर पहुंच गया तो ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाएगा, तो बंद हो जाएगा। अगर आपकी गैस जो है, फायर जो है किसी वजह से बंद हो गई है, हवा आ गई है, गैस की या मसला भी चल रहा है और आपको डर है कि आपकी गैस लीक हो रही है, तो वो भी ऑटोमेटिकली शट ऑफ कर देगा। तो ये हुज़ैर आइडियाज कहाँ से आते हैं कि मैं ये चीज कर सकता हूँ या मैं अब इस साइड पे जाऊँ? पैशन तो मेरा रोबोटिक्स ही है। तो आइडियाज रियल लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं। जैसे एक फर्स्ट था किसी भी डिसेबल पर्सन की ट्रॉली, वो था कि एक हेल्प हो जाएगी किसी के लिए भी, अगर किसी ने एक उसके साथ एक और भी है उसका कि आप किड की प्रैम भी कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। बच्चे पेरेंट्स होते हैं ना कि पार्क में जाएं, अब वो कहते हैं कि यार इसको लेके फिरना है, तो अब हाथ से ही अब हाथ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो उधर जा रहा है, लेफ्ट हो रहा है, राइट हो रहा है। इस तरह रियल लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड में ज्यादातर प्रोजेक्ट्स डेवलप करता हूँ। तो ये गीजर वाला किस तरह आया? घर में किसी ने कहा कि यार गीजर का बहुत मसला आ रहा है? मैंने SNGPL का एक प्रोमो देखा था कि सर्दी आ रही है और हमें बचत करनी है, तो उसी बेस पर मेरा आइडिया है कि पायलट भी क्यों चलता है। इसके अलावा आपका अपना होना चाहिए कि ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाए, टाइमर बेस्ड। अगर आप चाह रहे हैं सुबह ऑन करना है तो खुद ही ऑन हो जाए, उसमें वाटर का भी टेम्परेचर बता रहा होता है और सब कुछ वाईफाई बेस्ड है, आपके अपने फोन से है। और इसमें ये भी डर नहीं है कि आपके मोहल्ले वाला है उसने आपका गीजर चेंज कर दिया है, नहीं किया। तो इसमें सब कुछ होता है ऑथेंटिकेशन बेस के ऊपर होता है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और आगे भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाने का आपने बताया कि आपको रोबोटिक साइड पे था ज्यादा इंटरेस्ट था, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में इसका स्कोप है? पाकिस्तान में स्कोप बेशक नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर यही स्कोप है, ये है आने वाला है मतलब। क्योंकि अब डिफरेंट चीजें हैं। एक मैं रिसर्च, मेरा पैशन ये है तो मैं रिसर्च भी इसी चीजों में करता हूँ। फर्स्ट मेरा था रोबोटिक वाइफ भी आ चुकी है। अच्छा। आप ऑर्डर करें आपको आ जाएगी, उसमें आपकी मर्जी आप कैसी चाह रहे हैं। उसके अंदर बाद में एक मूली किचन रोबोट है। ओके। आप उससे ऑर्डर करें, अपनी मर्जी का खाना डेवलप करके देगा। थर्डली मैंने देखा था ड्राइवरलेस कार, जो कि अब टेस्टिंग फेज में है बाहर के मुल्कों में, टेस्ला और बाकी जो कंपनीज हैं। अब इन फ्यूचर जो हमारे पाकिस्तान से जाते हैं ड्राइविंग करने के लिए आउट ऑफ द कंट्री, उनका कोई जगह नजर नहीं आ रही इन फ्यूचर, वो जॉबलेस हो जाएंगे। उनको अपने लिए चाहिए कि वो अपनी स्किल्स डेवलप करें। ठीक है। तो ये जो ड्राइवरलेस कार है ये उनकी जगह रिप्लेस कर रही हैं। बैंकर्स भी आ चुके हैं। अच्छा। हाँ जी, मतलब रोबोटिक बैंकर्स, रोबोट बैठ जाएगा, रोबोट बैठ जाएगा उसकी जगह। तो टीचर्स भी हैं, लेकिन टीचर्स कहते हैं ना कि जो रियल लाइफ टीचर है जो आपको हेल्प करता है, जो वो अपनी थिंकिंग होती है उसकी, वो उसकी जगह रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ये एक रोबोटिक जो फेज चल रहा है ये आगे इन फ्यूचर बहुत बड़ी तबाही है।
और रिप्लेस कर देगा मोस्टली जो ह्यूमन काइंड है वो रोबोट से रिप्लेस हो जाएगी। हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हुजैर कितना टाइम देते हो एक प्रोजेक्ट को या एक चीज करने को? डिपेंड करता है किस लेवल का प्रोजेक्ट है। अच्छा, अगर इस प्रोजेक्ट तो अराउंड मंथ एक लग गया था मुझे हाँ। आइडियाज़ वगैरह लेने में और बाकी चीज़ें वगैरह सोचने में। इसके साथ साथ बाकी जो प्रोजेक्ट्स थे वो कोई 7 दिन में हो गए, कोई 15 दिन में हो गए, तो कोई 10 दिन में हो गए। तो इस तरह डिफरेंट टाइम पीरियड होते हैं। तो घर वालों के लिए, अपने लिए, दोस्तों के लिए निकल आता टाइम? जब निकाल लेता हूँ। मैंने अपना एक पेट भी रखा हुआ है, हाँ। डॉग का है, रोटवाइलर है, चार्ली नाम है उसके साथ भी टाइम स्पेंड करता हूँ। बाकी गिटार का भी शौक है, गिटार भी प्ले करता हूँ अपने फ्री टाइम में। हाँ। इस तरह डिफरेंट शौक आ गए। गाना भी गाते हैं? गाना गाता नहीं, सिर्फ उसकी ट्यून्स जो होती हैं गिटार पे वो प्ले करते हैं, वो सुनते हैं। तो घर वालों जब स्टार्ट की तो घर वालों ने साथ दिया, सपोर्ट किया अच्छे तरीके से? घर वालों की सपोर्ट ही होती है। अगर पेरेंट्स में सपोर्ट ना करते तो हो सकता है आज मैं इस लेवल पे ना होता। ऐसे ही, बेशक ऐसे ही है। तो पेरेंट्स की सपोर्ट ही होती है। लेकिन कभी तो कहते होंगे ना, यार तुम हर टाइम काम में घुसे रहते हो, पढ़ते रहते हो, हमारे लिए टाइम नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि अब फैमिली को टाइम ना दिया जाए। फैमिली को तो टाइम देते ही हैं, और आपकी अपनी होती है कि आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं। तो जब मैं छोटा था, स्कूल से आता था, तो कार्टून जो थे मैं खाना खाते हुए देखता था। लोग होते हैं ना कि अब कंटिन्यूसली कार्टून देख रहे हैं, खाना भी खा लिया, रेस्ट पीरियड में, तो अब जो रेस्ट होता था उसमें कुछ और कर लेता था। अच्छा। तो अब मेरी अब डिफरेंट चीजें वगैरह हो गई, अब डिफरेंट है, तो गिटार प्ले हो गया, बाकी चीजें हो गई, मतलब साथ साथ है, बाकी हॉबीज भी हैं, और सिर्फ ये नहीं है कि हम इसी एक साइड पे चले गए। हुजैर, क्या आगे का क्या प्लान है? क्योंकि यहाँ पर अगर पाकिस्तान में कोई न्यू टैलेंट आता है या इमर्जिंग टैलेंट बाहर उभर कर आता है तो वो बाहर चला जाता है, पाकिस्तान से बाहर चला जाता है। तो आपका भी तो ये प्लान नहीं है कि अगर आप कुछ साल बाद आप बाहर चले जाओ अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने के लिए या एक्सपोजर लेने के लिए? हम एक टैलेंट से दस्तबरदार तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फर्स्ट आपका मैं जो आंसर है वो ये देना चाहूंगा कि अगर कोई बंदा केटू पर चढ़ रहा हो और आप उससे पूछें कि आपकी आगे मंजिल क्या है, तो ये बड़ा ऑकवर्ड सा क्वेश्चन होगा। तो अब मेरा पैशन है रोबोटिक्स, तो आगे भी इंशाल्लाह रोबोटिक्स की फील्ड में ही होगा। या मुझे समझ आ गई है, रिप्रेजेंट ही करना है ना, तो वो मैं इंशाल्लाह, मेरा जो पैशन है वो यही है कि पाकिस्तान को सर्व करना। जरूरी है कि हम बाहर ही जाएं, लेकिन लर्निंग लेने के लिए जाना पड़ रहा है। लर्निंग लेकर वापस आए ना, लर्निंग लेकर वापस आना है। मेरा भी यही आगे जो फ्यूचर प्लान है वो यही है कि मैं जापान जाकर लर्निंग्स लूंगा रोबोटिक्स से रिगार्डिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिगार्डिंग, और पाकिस्तान को आगे सर्व करूं। ठीक है। हुजैर, यूनिसेफ की जानिब से आपको एडोलसेंस चैंपियन करार दिया गया है। ये बताइए, ये एक्चुअली टाइटल है क्या और जीत कर कैसा लगा आपको? अब ये बड़ी एक प्राउड फील मोमेंट थी कि यूनिसेफ ने जब आपको कॉल की। हालांकि मेरा कोई लिंक नहीं है यूनिसेफ के साथ, लेकिन फिर भी अराउंड 2 से 3 साल पहले उनकी कॉल आई थी कि आप पाकिस्तान में से अराउंड कितने मिलियंस बच्चे उन्होंने कहा था, तो उनमें से आप 15 सिलेक्ट किए गए। अच्छा। सिलेक्टिव 15 थे, तो उनमें आपका भी नाम है। अच्छा। तो आपका बाकी टेस्टिंग वगैरह उनकी फेज वगैरह थे कि आप रियलिटी में भी काम कर रहे हो या नहीं कर रहे, तो उसमें ये था प्राउड फील मोमेंट फील होता है। और आप भी वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह में अपने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे इन्वाइट करते हैं। ठीक है जी, हुजैर अवान हमारे साथ मौजूद थे। आपको मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद भी करती हूँ कि आप और ज़्यादा ये तरक्कियों पे तरक्कियाँ करते जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, हमारा नाम रोशन करें, अपने घर वालों का नाम रोशन करें। और जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी हुजैर अवान से मिलकर अच्छा लगा होगा, आपको पता चला होगा कि हमारे पाकिस्तान में कितना टैलेंट है, सिर्फ उसको बाहर लेकर आना है। हमें अंदर जो अपना आप है ना, अपनी स्किल्स जो हैं, हमने उनको पहचाना है, तो आगे बढ़ना है। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको रोज किसी ना किसी तारीखी मकाम से रोशनास करवाएंगे। तो जनाब, हस्बे वादा आज आपको लाहौर के एक ऐसे ही तारीखी मकाम की सैर करवाते हैं। आज की तारीखी इमारत का नाम है लाहौर कला, जिसे मकामी तौर पर शाही कला भी कहा जाता है। इस कले की तारीख जमाने कदीम से चलती आ रही है, लेकिन इसकी असर नौ तामीर मुगल बादशाह अकबर आजम ने करवाई, जबकि अकबर के बाद आने वाली नस्लें भी तज़य्युन और आराइश करती रही हैं। लिहाजा ये किला मुगलिया फन तामीर और रिवायत का एक निहायत ही शानदार नमूना नजर आता है। चलिए आपको इस शानदार तारीखी इमारत की सैर करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है सुहेल कैसर, जो हमें वहां तक लेकर जाएंगे और बताएंगे कि शाही किला है क्या, आखिर उसके अंदर क्या क्या मौजूद है। तो चलते हैं। अच्छा जी, आज हम मौजूद हैं लाहौर के शाही किले के सामने के। लाहौर में मुग़ल अदवार की जो बहुत शानदार और बेहतरीन अमारात हैं, उनमें से एक बादशाही मस्जिद और दूसरा लाहौर का शाही किला। अपने अंदर आज भी इतने भेद और इसरार छुपाए हुए हैं कि हैरत होती है कि क्या क्या इस किले में होता रहा।
इसके शाहबुर्ज दरवाजे के सामने हम मौजूद हैं। पहले तो शाही किले में एंट्रेंस होती थी आलमगीरी दरवाजे से, लेकिन फिर कुछ वजूहात की बिना पर उसको तकरीबन मुस्तकिलन ही बंद कर दिया गया है, जिसके बाद अब शायकीन की आमदोरफ्त होती है शाहबुर्ज गेट से। और शाहबुर्ज गेट का एक तो ये हिस्सा है जो इस वक्त आपको पीछे मेरे नज़र आ रहा है, ये अंग्रेज़ दौर का बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ से जब हम अंदर एंटर होते हैं तो इससे आगे जो दरवाज़ा है वो असल में वो दरवाज़ा है जो आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। शाहजहाँ के दौर में उसको तामीर किया गया था और बाद में ये काफ़ी खस्ता हाल भी हो गया। काफ़ी ज़रा थोड़ा सा तवील फासला है, फैसल रहमान मेरे साथ चल तो रहे हैं लेकिन थोड़ा सा हमें वक्त लगेगा वहाँ तक पहुँचते हुए। ये सामने आ गया वो जिसको ओरिजिनल शाहबुर्ज गेट कहा जाता है। इसका जो दरवाज़ा है ये शाहजहाँ के दौर का ही है और आज तक उसी हालत में है। और अच्छी बात यह है कि वॉल सिटी अथॉरिटी लाहौर ने कुछ अर्सा पहले इस दरवाज़े की मुरम्मत भी कर दी थी, जिसके बाद इसकी ज़िंदगी में मज़ीद इजाफा हो गया है। इसके साथ बिल्कुल दुनिया की सबसे बड़ी और तवील और कदीम जो पेंटिंग वॉल है, तकरीबन 400 मीटर से ज़्यादा ये तवील है। क्या शानदार मानोमेंट है मुग़ल दौर का कि अगर हम ये चाहें बराह रास्त देखना कि मुग़ल दौर में किस तरह के मशागल होते थे, तर्ज़ ज़िंदगी कैसा होता था, तो पेंटिंग वॉल से बेहतर हमारे लिए और कोई जगह कोई मुकाम नहीं हो सकता। यहाँ जहाँ पर उस दौर के मुसव्वरों ने उस ज़माने का जो तर्ज़ ज़िंदगी है उसको उजागर किया है अपनी अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए, फ्रेस्को के काम से। बहुत शानदार। और लाहौर के शाही किले के हवाले से ये मैं आपको बताता चलूँ कि आम तौर पर इसको हम 4 अदवार में तकसीम कर सकते हैं कि जब इसकी बुनियाद रखी गई बिल्कुल ये मिट्टी की चंद दीवारें थीं और उसके बाद फिर वक्तन फ़वक्तन जो भी हुक्मरान आते रहे वो इसमें इजाफ़ा करते रहे अपनी ज़रूरियात के मुताबिक। लेकिन फिर अकबर और अकबर के बाद इस किले को पुख्ता कर दिया गया, जिसके बाद इसकी मजबूती में बहुत इजाफ़ा हो गया। कभी आपको मौका मिले शाही किले में आने का तो इसकी दीवारों को ज़रूर देखने जाइएगा। जब आप शाहबुर्ज गेट से अंदर दाखिल होंगे तो अंदर दाखिल होते ही अगर आप लेफ़्ट साइड को मुड़ जाएं तो आपको रास्ता मिल जाएगा इसकी दीवार के ऊपर जाने का। और इस दीवार पर 4 घोड़े बेक वक्त जो है वो चल सकते थे, इतनी वसी व अरीज़ ये दीवार है। और जिस तरह मैंने कहा ना जी कि ये शाही किला जो है अपने अंदर इतने भेद छुपाए हुए है, इतने इसरार छुपाए हुए है कि हैरत होती है इन सब को जानकर। ये मुख्तसर सी सैर जी लाहौर के शाही किले की तारीख़ का एक बहुत ही शानदार मानोमेंट, एक शाहकार जिसमें मुख्तलिफ अदवार की बहुत सी झलकियाँ मिलती हैं कि इसमें मुग़ल अदवार की झलकियाँ मिलती हैं, उसके बाद सिखों ने इसमें कुछ तामीरात की, फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने इसमें कुछ तामीरात की। तो मतलब ये है कि इस एक जगह पर आकर हमें मुख्तलिफ अदवार में झांकने का मौका मिलता है। लेकिन बात वही आती है कि जब भी आप किसी ऐसी जगह पर जाएं तो थोड़ा बहुत उसके बारे में स्टडी करके जाएं तो फिर आपकी सैर का लुत्फ़ दोबाला हो जाएगा। जी तो जनाब देखा आपने शाही कला की सैर आपने भी की है और मैंने भी यहाँ बैठ के की है और देखा कि शाही कला के अंदर वाक़ई चंद मशहूर मकामात में शीश महल, आलमगीरी दरवाजा, नौलखा महल और मोती मस्जिद शामिल है। 1981 में यूनिसेफ ने इस किले को शालामार बाग के साथ आलमी सकाफती विरसा भी करार दिया था। जनाब हमने यहाँ बैठे और आपने घर बैठे आज शाही कला की सैर कर ली है और भी बहुत से तारीखी मकामात हैं जिनकी आपकी सैर करवानी है, क्योंकि लाहौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो प्योर लाहौरी हैं लेकिन उन्होंने लाहौर नहीं देखा, लाहौर की तारीख नहीं देखी। तो हम यहाँ पर इसीलिए मौजूद हैं कि आप तक वो तारीख पहुँचाएं। शो से आपने मेरे ख्याल से बहुत कुछ सीखा होगा। हमने बहुत से अहम मामलात पर बात की थी, उसके सोल्यूशन भी निकाले हैं। तो आपने हमें फीडबैक देना नहीं भूलना। हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, वहां पे हमें बताइए कि हम और कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए लेकर आ सकते हैं, उनके सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आ सकते हैं। तो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर इसी मकाम पर और इसी टाइम पर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।